नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में और उसके सेशन यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी में आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं मैं। और हम लोग जो है अभी एथिक्स का सेशन जो है लेकर चल रहे हैं इस महीने में, जो कि आपकी यूपी पीसीएस मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी सेशन को मैंने लगातार कराया है और अब जो है हम लोग 3 क्लासेस में उसको रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जो है अब आज से आपको जो 3 क्लासेस हम लोग की हैं, उसमें हम लोग रिवीजन जो है उसको करेंगे और पिछले वाले को ताकि एक बूस्ट अप मिल जाए और एक बढ़िया से जो है हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। और एक क्विक रिवीजन रहेगा तीनों क्लासेस में हम लोग के। तो आप लोग जो है सेशन को ज़रूर देखें और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों को तक, ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले। जो लोग 21 पीसीएस और 22 पीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ही है ये प्रोग्राम पूरी तरीके से। तो आप लोग इसको अच्छे से करें। रिवीजन सेशन होगा तीनों क्लासेस में, आप इसको कर सकते हैं रिवाइज। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और जो है बताते हैं उसके बारे में आपको। तो मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं क्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 4 आप लोगों को कराता हूँ। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड के रूप में PS10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। और 10% डिस्काउंट के लिए कोड है PS10, इसका यूज करें और यूज करने के बाद जो है आप 10% डिस्काउंट से ले सकते हैं। तो आज से हम लोग एक रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। जीएस पेपर 4 को करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा सेशन चलेगा, जैसे हम लोग का चल रहा था उसी फॉर्मेट में रिवीजन भी करेंगे। और रिवीजन करने के बाद आप लोग जो है इसको बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। जो चीजें रह गई होंगी क्लासेस में, उन इस ये रिवीजन सेशन जो है उसमें हम लोग इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 4 एथिक्स जिसे आप कहते हैं उसको रिवीजन सेशन को शुरुआत करते हैं। तो मूल्य चैप्टर का नाम है मूल्य। मूल्य जो है क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। चैप्टर हम लोग का है मूल्य, वैल्यूज। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं मूल्य क्या है, फिर इसके फॉर्मेट्स पर आ जाएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे हम लोग। सामान्यतः कहा जाता है कि जिसका जितना महत्व होता है उसका उतना मूल्य होता है। मूल्य की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से होती है। जैसे अर्थव्यवस्था में जिसकी जितनी मांग हो उसका उतना मूल्य होता है। सौंदर्य शास्त्र में सुंदर है वो मूल्यवान है, उसी प्रकार नीति शास्त्र में जो उचित है वही क्या है, मूल्यवान है। नीति शास्त्र के हिसाब से मूल्य की परिभाषा क्या हुआ, जो उचित है, जो सही है, जो शुभ है, वही क्या है, मूल्य है। मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्वीकार करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो आदर्श रूप में सहायक होते हैं वही क्या है, आपके मूल्य है। ठीक है, कहने का मतलब मनुष्य अपने जीवन जो उद्देश्य, जो टारगेट बनाता है, उनको प्राप्त करने के लिए जो एक औजार के होता है उसी को जो है हम मूल्य के नाम से जानते हैं। चलिए, तो मूल्य जीवन में शुभ एवं गरिमापूर्ण बनाते हैं और व्यक्तिगत स्थान में सहायक होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं मेन। अतः मूल्य वे कसौटियां हैं अतः मूल्य वे कसौटियां हैं, व्यवहार के पैमाने या मानदंड हैं, जिनके आधार पर अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत, कारणीय अकारणीय का निर्णय जो है किया जाता है। थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग में दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो हाँ, जैसे दया, प्रेम, शांति, सत्य, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि मूल्य के रूप में स्वीकार्य है। ठीक है, इनके आधार पर ही समाज अपने सदस्यों का मूल्यांकन करता है, उचित और अनुचित के आधार पर। अतः नैतिक मानदंडों की उत्कृष्टता इस बात से सिद्ध होती है कि इनमें मूल्य है। एक सामान्य से लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं मूल्य क्या है, इसको छोड़ दिए बाकी। ठीक है, क्योंकि मूल्य, देखिए जैसे दो चीज होती है, तथ्य होता है, एक मूल्य होता है, जो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एक चीज तथ्य होती है, दूसरा क्या होता है, मूल्य होते हैं। एक तथ्य, एक आपका होता है मूल्य। तथ्य होता है फैक्ट, जिसको आप
निर्धारित कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिसको आप आकलित कर सकते हैं, वो क्या हुआ? तथ्य है। मतलब इस सड़क के निर्माण में ये लागत आई, ये लागत लगी, ये क्या है? ये उसका तथ्य है। और इस सड़क के निर्माण से समाज में इतना लाभ हुआ, ये सारा चीज क्या है? उसका मूल्य है। मतलब अमूर्त जो होता है वो मूल्य होता है, तथ्य क्या होता है? मूर्त होता है। ठीक, तो मोटी चीज। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मूल्यों की, एक एक करके पहले, सबसे पहले सुनेंगे मूल्यों की विशेषताएं। मूल्यों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मूल्य क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, परंतु इनकी उनकी प्रकृति के संबंध में विभिन्न समाजों में अंतर होता है। तो प्रकृति ने, नेचर में तो अंतर होता है, लेकिन ये पाए पूरे समाज में जाते हैं। हर समाज में मूल्य आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं पर कोई मूल्य अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हो सकता है जो भारत के लिए, भारत के लोगों का मूल्य हो, वो दूसरे देशों के लिए एक नेगेटिव टर्म हो, या दूसरे देशों का कोई नेगेटिव मूल्य भारत का पॉजिटिव मूल्य हो। ठीक है, तो मूल्य जो है सार्वभौमिक होती है, हर समाज में पाई जरूर जाएगी। प्रकृति में इसमें जो है अंतर आपको देखने को मिलता है बस। एक पहली बात, जैसे कि हम इसको समझिए एक उदाहरण के माध्यम से। मूल्य सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है सॉरी, और इनके प्रकृति में अंतर है। कैसे इसको समझ लेते हैं? जैसे जैसे मानिए, देखिए भारत जैसे समाज में जो है शाकाहार जो है प्रोत्साहन का है, तो एक मूल्य चलता है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, हमें जीव जंतुओं की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे गांधी जी ने हिंसा को अनैतिक कृत्य बताया हुआ है। वही दूसरे देश, अफ्रीकन देश में अलग मूल्य मिलेंगे आपको। ठीक है, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है, तो मूल्य उनके भी हैं, लेकिन भारत में और अन्य दोस्तों के मूल्यों में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस मूल्य होते तो सार्वभौमिक है, लेकिन इनकी प्रकृति में क्या होता है? अंतर होता है अलग अलग समाजों में। मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ मूल्यों में भी परिवर्तन एवं संशोधन होता रहता है। उदाहरण के रूप में सती प्रथा पे मैंने बताया था। पहले सती प्रथा को एक पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव माना जाता था, जब तक उस पर बैन नहीं लगाया गया था। उस समय के समाज ने उसे हमेशा क्या किया? अप्रिसिएट किया और उसको फॉलो किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उसमें बदलाव हुए और उसे क्या? अवैध घोषित कर दिया गया। तो क्या हुआ? हमारे दृष्टिकोण भी उसके प्रति बदल गया। तो मूल्य क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मूल्य क्या हुए? आपके परिवर्तनशील हुए, और समय के साथ साथ मूल्यों में भी परिवर्तन और संशोधन जो है होता रहता है। मूल्य सामाजिक व्यवहार के मानदंड होते हैं, जिनके आधार पर सामाजिक जीवन में साधन, गुण, वस्तु आदि को अच्छा बुरा, उचित अनुचित व वांछित अवांछित रूप में वर्णित किया जाता है। तो मूल्य क्या होते हैं? आपके सामाजिक व्यवहार के मानदंड। आपके मूल्यों से ही आपका समाज बनता है, और समाज आपके मूल्यों से ही आपको पहचानता है, आकलित करता है, समाज में एंट्री आपकी हो पाती है। अगर आपके मूल्य समाज के मूल्यों के समान नहीं होंगे या उनसे विपरीत होंगे, तो क्या होगा? समाज आपको नकार देगा। ठीक है, और उसी आधार पर आपके गुण, दोष, वांछित अवांछित का भी निर्धारण होता है। फिर है, मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। भाई, आप जो समाज कल्याण क्या है? जब आपके पास करुणा जैसा मूल्य होगा, तभी तो आप कल्याण कर पाओगे। या किसी प्रशासनिक अधिकारी में करुणा, दया, समानुभूति जैसे मूल्य नहीं होंगे, तो क्या वो समाज कल्याण के कार्यों में लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मूल्य जरूरी है। अगर कोई सत्यनिष्ठ अधिकारी नहीं है, कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है, तो वो जो समाज, क्योंकि उसको सेवा भाव होना चाहिए उसके अंदर, सेवा भाव वाला मूल्य नहीं है, तो क्या कर पाएगा? वो सेवा नहीं कर पाएगा। ठीक, मूल्य आदर्श के रूप होते हैं, जिनका कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, वैल्यू सुपरसीड होती है, हमेशा आदर्शात्मक होती है कि सत्य नहीं, मतलब कभी किसी भी कीमत पे आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ झूठ जरूर बोलता है। तो ये आदर्श होते हैं, और इनको हम पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम रूप में इनको प्राप्त किया जा सके। मूल्य जन्मजात या आनुवंशिक होते हैं, बल्कि ये सीखे जाते हैं। मूल्य जन्मजात या आनुवंशिक नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या किए जाते हैं? सीखे। जब बच्चा पैदा होता है, तो जिस समाज में पैदा होता है, उस समाज के मूल्यों से क्या कहते हैं कि वो उसी मूल्यों में बड़ा होता है, और उसके आधार पर ही उसके मूल्य धीरे धीरे विकसित होते हैं। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आपके भारत जैसे समाज के मूल्य आपके अंदर विद्यमान होंगे। हमें ईश्वर को मानना है, पूजा करना है, झूठ नहीं बोलना है, मांस मुद्रा नहीं करना है, खाना पीना है। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू डेवलप हो जाएंगी।
वही अगर आप रशिया, अफ्रीका या दूसरे देशों में जब अगर आपका जन्म होगा तो वहां पर जैसे बहुत ठंड पड़ती है तो वहां पर ड्रिंक खाना, मांस खाना, ये सब अलाउड है। क्यों? क्योंकि वहां का जो सोशल वैल्यू कुछ इसी प्रकार की है। तो ये जन्मजात नहीं होती है। जैसे जैसे जिस समाज में आप होते हैं और समाज जैसा मूल्य बनाए हुए होता है, उसी प्रकार के आपके जो है मूल्य बनते चले जाते हैं। मूल्यों की स्थापना एक लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप होती है, अतः यह सापेक्षता स्थिर होते हैं। मूल्य जो है धीरे धीरे विकसित होते हैं। अचानक से मैं कहूं कि आज से आपका मूल्य ये है, आज से आपको क्या करना है कि आस्तिक हो आप, मान लो मैंने कहा आज से आप नास्तिक रहोगे, या आप मान लीजिए मैंने कहा कि आप कि आज से आज आपसे ईमानदार हो, तो आप ऐसा नहीं कि तत्काल ईमानदार बन जाओगे। अगर आपके अंदर ईमानदारी के मूल्य नहीं है तो आप जो है उस तरीके को डेवलप करने में समय लगेगा। ठीक है, तो मूल्य क्या होते हैं? एक लंबे विकास क्रम से बनते हैं, और ये साथ जब बन जाते हैं, एक बार किसी व्यक्ति का कोई मूल्य निर्धारित हो जाता है, वैल्यू बन जाती है उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में, तो क्या हो जाता है फिर वो स्थिर हो जाता है। फिर मूल्यों को हटाना है, बिगाड़ना बचपन से धीरे धीरे समाज से, परिवार से, स्कूल से, कॉलेजेस से, आपके दोस्तों के द्वारा जो है धीरे धीरे आप अनेक मूल्यों को सीखते हो। और जब धीरे धीरे करते हुए इसको सीख लेते हो, मूल्य स्थापित अंदर हो जाते हैं आपके, जो मूल्य डेवलप कर ले जाते हो एक बार आप, फिर वो आसानी से बदलते नहीं है। मूल्यों में एक सोपान क्रम होता है। सोपान क्रम क्या होता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाली व्यवस्था को सोपान क्रम बोला जाता है। कुछ मूल्य बहुत उच्च स्तर पर होते हैं, जिन मूल्यों को आदर्श रूप भी कहा जाता है, जैसे आनंद, शांति आदि। कुछ मूल्य सोपान क्रम में निचले स्तर पर होते हैं। देखिए, आनंद, शांति, मोक्ष, इस तरीके के शब्द आपने सुने होंगे। तो लेकिन ये क्या दिखता नहीं है, और ये बहुत हाई लेवल की चीज है। लोग कहते हैं आप क्यों मोह माया में पड़े हैं, छोड़िए, शांति की तलाश कीजिए, आनंद की तलाश कीजिए। अब आप मान लीजिए अभी सॉरी कम उम्र के हैं, तो क्या लगता है कि क्या है, क्या शांति, आनंद, ये सब भाई कहाँ मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे? लेकिन ये सब बहुत हाई लेवल के आदर्श हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे और कुछ ही लोगों को ये प्राप्त हो पाते हैं। और कुछ निचले तो सोपान के होते हैं, जिसमें आपकी ईमानदारी, सत्य बोलना, ठीक है, और इस तरह की जो चीजें हैं वो नॉर्मल बात है। मूल्य अमूर्त होते हैं, उनके विषय में सोचा जा सकता है। विभिन्न नैतिक प्रतिमान इनके मूर्त रूप होते हैं। मैंने क्या कहा कि मूल्य जो है अमूर्त होते हैं, तथ्य मूर्त होता है, और मूल्य क्या होता है? अमूर्त होता है। इसे आप देख नहीं सकते कहीं से, आप इसको बस सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और जब उसके आप उसको एक नैतिक प्रतिमान के रूप में बना देते हैं, जैसे अहिंसा, ठीक, तो वो आपको दिखने लगेगा। सत्य, सच बोलना, तो आपको दिखने लगेगा। आपका है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जब आप इसका इम्प्लाई अप्लाई करेंगे इसको समाज में या अपने कार्य क्षेत्र में, तब ये मूल्य क्या होंगे? मूर्त रूप में आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अभी आगे भी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग डाउनलोड करना, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है खुद को। सर्च बोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। आपको फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे। अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड यूज कर लेना है PS10, और आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और साथ साथ फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको यहाँ मिलते हैं। रेजर हैंड का फीचर मिलता है आपको प्लस कोर्सेज पे, जिसमें आप अपना हाथ उठा के एजुकेटर से डायरेक्ट बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आप जो है अपनी जो आपकी ऑफलाइन की जो एक खासियत थी, वो आपको ऑनलाइन फीचर्स में मिल रही है, और उससे बेहतर मिलती है, क्योंकि कोई और डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आपकी बात सीधे एजुकेटर से होती है, पूछ के अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज जरूर कर दीजिए सभी लोग। और हर संडे को टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है। हिंदी और इंग्लिश में रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चों को 50% तक का स्कॉलरशिप जो है मिल रहा है अनअकैडमी के कोर्सेज में। संडे को लेखपाल की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। विशेषताएं हमने देख ली, अब हम देखते हैं दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। दृष्टिकोण के आधार पर पहला है सकारात्मक मूल्य, और दूसरे होते हैं नकारात्मक मूल्य। ठीक, दृष्टिकोण के आधार पर पहले देखेंगे सकारात्मक मूल्य क्या है। जिन तत्वों के होने या बढ़ने को वांछनीय माना जाए, वे तत्व ही सकारात्मक है। मतलब जैसे ईमानदारी, प्रेम, अनुशासन, अहिंसा, शांति, धैर्य, न्याय, साहस, ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं कि इनको अगर बढ़ाया जाए
तो ही इनको बढ़ाया जाना अच्छा अगर माना जाने लगे, जिस वैल्यूज को, जिन मूल्यों को माना जाएगा ये बढ़ने ये तो अच्छा रहेगा समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और सबके लिए, तो ऐसे मूल्य क्या कहलाते हैं? सकारात्मक मूल्य। और जिन तत्वों का न होने या घटने का वांछनीय या सही माना जाए, वो क्या होते हैं? आपके नकारात्मक मूल्य होते हैं, जैसे हिंसा, द्वेष, अन्याय, कायरता। तो इन मूल्यों को क्या करता समाज? घटाता है। व्यक्ति भी क्या चाहता है कि ये मूल्य कम से कम हो, नकारात्मक मूल्य। तो जिन तत्वों को हम घटाने की कोशिश करते हैं वो नकारात्मक मूल्य होते हैं, और जिनको बढ़ाने का प्रयास रहता है वो क्या होते हैं? आपके सकारात्मक। तो दृष्टिकोण के आधार पर दो हैं। उपरोक्त के आधार पर मूल्यों को सापेक्ष अर्थ होता है, जैसे हत्या करना एक अनैतिक कृत्य है, लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि हत्या किसकी, किसके द्वारा और किस लिए की गई है। किसी असहाय व निर्दोष बच्चे, स्त्री को अत्याचार से बचाने के लिए की गई हत्या अनैतिकता के स्थान पर क्या हो जाती है? नैतिक हो जाती है। ठीक। तो मान लीजिए आपने देखा कि किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है और आपने उसको बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया कि आपको हत्या करनी पड़ गई। ठीक। तो वो क्या होगा? वो आपको हत्या नहीं मानी जाएगी, वो आपकी एक नैतिक कृत्य माना जाएगा, पॉजिटिव, ताकि आपने क्या किया है? किसी चीज को बचाने के लिए। और कभी कभी मूल्य उदासीन भी होते हैं, जैसे न्यायाधीश द्वारा फांसी की सजा सुनाने पर जेलर जल्लाद द्वारा कैदी की हत्या किए जाना। अब इसमें किसी की गलती नहीं है। ठीक। भाई उसका काम है जल्लाद का, क्या तो उसमें सजा न्यायाधीश ने सुनाई है। अगर फाइनली देखें तो किस पे जाना चाहिए, तो आप नहीं इसका डिसीजन ले सकते। तो ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, इसमें आप किसी के ऊपर नहीं कुछ कह सकते। ठीक। तो ये हो गए दृष्टिकोण के आधार पर दो आधार। उद्देश्यों के आधार पर मूल्यों के प्रकार क्या होते हैं? उद्देश्य के आधार पर मूल्यों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है साध्य मूल्य और दूसरा है साधन। ठीक। उद्देश्य के आधार पर ये वो मूल्य हैं जिन्हें हम सदैव पाना चाहते हैं, जैसे मोक्ष, आत्मसम्मान, शांति, संतोष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ये दीर्घकालिक कार्यों की उपलब्धि के रूप में इच्छित लक्ष्य होते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है? मैंने कहा कि आपके हमेशा क्या रहता है हर मनुष्य का, कि बस हमें मोक्ष प्राप्ति चाहिए, आत्मसम्मान हमें होना चाहिए, शांति, जिंदगी में शांति चाहिए, संतोष। तो ये सब क्या है? एक ऐसे मूल्य हैं जिनके पीछे पूरा समाज, पूरा मानव जाति जो है लगी रहती है कि हमें ये प्राप्त करने हैं। तो दीर्घकालिक होते हैं और ये हमारे क्या है? साध्य है, हमारा अंतिम टारगेट होता है। और इसी के साथ साथ इनको पाने के लिए जो व्यवस्था है उसे कहते हैं हम लोग साधन, और इसको कहा जाता है साधन मूल्य। ये वो मूल्य हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? साध्य मूल तक पहुंच सकते हैं, जैसे साहस, धैर्य, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, मेहनत। भाई इसके आप साहस, धैर्य, ईमानदारी का परिचय देते हैं, आप एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं अपने पूरे जीवन में। तो जब आप अंतिम समय में पहुंचते हैं अपने रिटायरमेंट में करियर के, तब आपको क्या होता है? आत्मसम्मान का एहसास होता है। और आपने खूब उटपटांग करके खूब पैसा वैसा कमा लिया हो, तो आपको लगेगा यार कुछ बहुत अच्छा तो किया नहीं मैंने जीवन में, है ना। तो फिर आपको ये वाला जो आपका साध्य मूल्य है वो मिलेगा नहीं। आपने ईमानदारी से काम किया तो आप शांति से जीवन काट सकते हैं। ठीक। इस तरीके से जो साधन मूल्य हैं इनका प्रयोग हम करते हैं साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए। इन दोनों मूल्यों के मुख्य अंतर यह है कि साध्य मूल्य अपने ही कारण मूल्यवान होते हैं। अपने ही कारण मूल्यवान होते हैं मतलब भाई आत्मसम्मान, शांति, संतोष ये खुद में ही इतने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं कि इनके लिए किसी प्रकार की अन्य मूल्यों की आवश्यकता नहीं होती है। और साधन मूल्य अपने परिणाम के कारण मूल्यवान हो जाते हैं। ये जब इसमें परिणित हो जाएंगे तो जाके क्या कहते हैं कि मूल्यवान होते हैं। ठीक। तो ये जो साधन मूल्य हैं आपके, जब ये साध्य में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? मूल्यवान हो जाते हैं। ठीक है। यही दोनों अंतर है इसमें। विषय क्षेत्र के आधार पर सॉरी, विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्यों को जो देखा जा सकता है, विभाजित किया जाता है कई वर्गों में। पहला है सामाजिक मूल्य। वे मूल्य जो सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होते हैं सामाजिक मूल्य कहलाते हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार, कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व आदि। ये सब क्या है? ये सब आपके सामाजिक मूल्य है। मानव मूल्य वे मूल्य जो मानव की सोच, व्यवहार, कार्य का मार्गदर्शन कर जीवन को परिष्कृत, गरिमापूर्ण, सार्थक बनाते हैं, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। वे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाओं व लक्ष्य हैं। मानव मूल्य मानवीय जीवन से निकटता के साथ जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
मानव जीवन कुछ मूल्यों के द्वारा ही संचालित होता है, जैसे सत्य, अहिंसा, शांति, न्याय, प्रेम, दया, करुणा आधारभूत जो है ये मूल्य है। इसी के माध्यम से मानव जो है जीवन का संचालन होता है। ठीक है, तो सामाजिक मूल्य, फिर दूसरा है आपके मानव मूल्य, फिर है आपका नैतिक मूल्य। ये क्या होते हैं? ऐसे मूल्य जिनका संबंध व्यक्ति के आचरण और चरित्र के निर्माण से होता है, वे नैतिक मूल्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे मूल्य जो समाज द्वारा स्वीकृत और सामाजिक पैमाने पर मानकीकृत हो, उन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। जैसे मैंने बताया, जो समाज कहता है कि ये चीज आपको करनी है, ये चीज नहीं करनी है, उसी आधार पर जो है आपके मूल्य डिसाइड होते हैं, उन्हीं को नैतिक मूल्य, जैसे नैतिकता के आधार पर जो समाज बताता है कि हाँ भाई ये करना है। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मित्रता, सत्यवादिता, अनुशासन, सदाचार, चोरी न करना, सेवा, ये सब क्या है? हमारे समाज में विद्यमान है और हम वही से जो है अडॉप्ट करके अपने अंदर इसका प्रवेश कराते हैं। तो ये सब क्या हो गए आपके नैतिक मूल्य। ठीक, तो नैतिक मूल्यों का व्यक्ति के जीवन में एक विशेष स्थान है। नैतिक मूल्यों की स्थापना और उनके विकास में व्यक्ति और समाज दोनों का ही जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर है आध्यात्मिक मूल्य। व्यक्ति के जीवन, अंतिम सत्य एवं प्रकृति का अंतिम प्रायोजन से संबंधित मूल्यों को आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं। इसका संबंध व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर टिका होता है। तो आध्यात्मिक मूल्य जो आपकी आस्था अपने ईश्वर, अपने आराध्य के प्रति होती है, वहां से जिस प्रकार के मूल्यों का डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक मूल्य। भौतिक मूल्य और जैविक मूल्य, व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में भौतिक वस्तुएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, वस्त्र आदि महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसलिए इन्हें भौतिक मूल्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीवन स्तर को सुधारने के संबंध में मूल्यों का भौतिक या जैविक मूल्य कहते हैं। ठीक, तो ये जो सामान्य चीजें हैं जो आपके जीवन के लिए, एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य चीजें हैं, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, वस्त्र, ये सब चीजें जो है वो क्या है? भौतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। फिर सौंदर्यात्मक मूल्य, व्यक्ति के जीवन में नैसर्गिक बाधा को उपलब्ध करने वाली प्रकृति, कला, मानवीय जीवन के सौंदर्य को सौंदर्यात्मक मूल्य के नाम से जाना जाता है। जो भी चीजें आपको आकर्षित करती हैं वो आपके अंदर जो डेवलप करती है, जैसे आपको प्रकृति प्रेमी बना देता है, कोई कला प्रेमी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो मूल्य व्यक्ति के अंदर डेवलप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सौंदर्यात्मक मूल्य। अभी आगे और भी है, देखिए बैच कोर्सेज के बारे में बता दें आपको। लेखपाल के मेंस का बैच 1 नवंबर संचालित हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस के लिए बैच लॉन्च किया जा चुका है, 11 नंबर से यूट्यूब पे आपको मिल रहा है। इसमें सारे टीचर्स जो हैं क्लासेस ले रहे हैं। नूर आलम सर की 5 बजे क्लास मिलती है आपको, अजय सर की पॉलिटी गवर्नेंस पेपर 2 की, रैना मैम की 7 बजे आपको इकोनॉमिक्स और साइंस टेक की क्लासेस हैं। मेरी क्लासेस आपको 8 बजे डेली बेस पे मिलती है। एथिक्स की पेपर 4 करा रहे हैं और अनूप सर क्लास 10 बजे ये संचालित हो रही है। सारी क्लासेस फ्री है पूरी तरीके से, यूट्यूब पे आपको उपलब्ध है। इसी के बाद है आपका मनोवैज्ञानिक मूल्य। जो मूल्य व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक जीवन की गुणवत्ता के निर्माण में योगदान देते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक मूल्य जो है कहते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फिर इसी क्रम में कार्य क्षेत्र के आधार पर अगर हम मूल्यों का वर्गीकरण करते हैं तो देखते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कार्य क्षेत्र में राजनीतिक मूल्य। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता आदि शपथ ग्रहण करने में जिन मूल्यों का उल्लेख होता है उन्हें ही राजनीतिक मूल्य कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्वारा भारत की जनता की सेवा, कल्याण, संविधान के संरक्षण आदि का जो शपथ लेते हैं वो क्या हो गए? वो हो गए इनके आपके राजनीतिक मूल्य। न्यायिक मूल्य, न्यायाधीशों द्वारा संविधान के प्रति विश्वास और सत्यनिष्ठा, भारत की एकता, अखंडता आदि के संदर्भ में जो वो जो शपथ लेते हैं या उसका पालन करते हैं वो क्या होते हैं? आपके न्यायिक मूल्य होते हैं। और व्यक्तिगत मूल्य, ऐसे मूल्य जिन्हें व्यक्ति को सुख व संतुष्टि प्राप्त होती है, व्यक्तिगत मूल्य कहलाते हैं। जैसे बागवानी करना, सजना संवरना आदि जो आपके अपने खुद के शौक है, ये क्या हो गए? ये व्यक्तिगत, व्यक्ति के मूल्य नहीं, व्यक्तिगत मूल्य कह रहा हूं। ठीक है, सिविल सेवा के मूल्य क्या है भाई? सरकारी सेवाओं में स्थापित वे परंपराएं, आदर्श जो सिविल सेवकों को की निर्णय प्रक्रिया, कार्य व्यवहार आदि को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, सिविल सेवा मूल्य कहलाते हैं। सरकारी सेवाओं के प्रति सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, सहानुभूति आदि को सिविल सेवा के मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर है व्यवसायिक मूल्य। चिकित्सा, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, पत्रकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के नियमित करने वाली जो पेशेवर मूल्य होते हैं
या को ही हम व्यावसायिक मूल्य कहा जाता है। हर 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 क्या कहते हैं कि क्षेत्र का कुछ जो है वैल्यूज होते हैं, ठीक है, एथिकल, मोरल और आपके स्ट्रक्चर्ड वैल्यूज आपके संस्था के होते हैं, हर हर क्षेत्र के होते हैं। जैसे कि चिकित्सकों के होंगे, क्या वैल्यूज होंगे भाई, चिकित्सक को भगवान के दर्जा दिया जाता है, तो उनके इनके जो वैल्यूज होते हैं बहुत दूसरे तरीके के होते हैं, ठीक है। ये हर कीमत पे जो है मानव जीवन की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किए होते हैं। जो अभियंता होते हैं इनके अलग प्रकार के, अधिवक्ता जो होते हैं इनके भी वैल्यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप वकील हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई केस है, दूसरी पार्टी भी आपसे संपर्क में है, कह रही है बता दो अच्छा कैसे कैसे करना है, तो आप थोड़ा सा हम आपको पैसा दे देते हैं, तो लेकिन अधिवक्ता ये काम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज होती है प्रोफेशनल वैल्यूज के नाम से जानी जाती है। मूल्यों का महत्व एवं उपयोगिता। मूल्य स्वस्थ मानसिक सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अतः मानव समाज व मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन और संरक्षण क्या होता है, आवश्यक होता है। देखिए सीधे क्वेश्चन आते हैं, मूल्य क्या है। यहाँ क्वेश्चन अगर बनाना हो क्या बनेगा, मूल्य क्या है, यूपी पीसीएस का, ठीक। मूल्यों का महत्व एवं उपयोगिता पर एक टिप्पणी करें। इस तरीके से क्वेश्चन 12 नंबर में आपके पास आ जाएगा देखने को। आपको 200 शब्द लिखने हैं, उसी फॉर्मेट में मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर अब बात खत्म हो जाती है। तो मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन और संरक्षण आवश्यक है। मूल्य सामूहिक चेतना की उपज है, इसलिए व्यक्ति पर उनका प्रभाव बाध्यकारी होता है। अतः मूल्य के महत्व को हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। मूल्य समाज में एकता, स्थायित्व और नियंत्रण बनाए रखते हैं। समाज में एकता, स्थायित्व और नियंत्रण, समाज को बांधे रहते हैं मूल्य। अगर सबके मूल्य एक जैसे होंगे जब भी समाज जो है आगे बढ़ सकता है। मूल्य समाज में समानता उत्पन्न करता है। भाई जब मूल्य, जो हम लोग का न्याय शब्द है, समानता है, बंधुत्व है, अगर ये सब मूल्य नहीं होंगे तो समाज में समानता नहीं हो पाएगी, ऊंच नीच की समाज में बनी रहेगी। मूल्य व्यक्ति के आचरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके मूल्य गलत है, मतलब जो नकारात्मक मूल्यों का अगर आपने विकास कर लिया है, तो आपका आचरण भी किस प्रकार का होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव मूल्य अपने अंदर विकसित किए हैं तो आपका आचरण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और आप समाज में मिल जाएंगे, आप समाज में घुल मिल सकते हैं, समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, वरना समाज आपको बाहर निकाल देगा। मूल्य सामाजिक संगठन एवं एकीकरण में सहायक भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। मूल्य जो होते हैं, जो समाज का संगठन है, वो एकीकरण है, उसमें जो एक भौतिक संस्कृति पाई जाती है उसके महत्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। मूल्य समाज के आदर्श तथा आचरणों के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। देखिए कोई भी समाज जो होता है उसमें कुछ आदर्श वाक्य होते हैं, उनके कुछ टारगेट होते हैं, और उसमें कुछ आचरण को बिहेवियर डिसाइड होता है कि भाई आपको समाज में रहना, सभ्य समाज का हिस्सा है, तो आप कपड़े ही पहन के घूमेंगे ना। और अगर आप एक असभ्य बर्बर समाज के होंगे तो पत्ता उत्ता लपेट घूमना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, हमारे कुछ आचरण डिसाइडेड है हमारे समाज के, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ आदर्श निर्धारित है समाज के, वो भी आपको फॉलो करना है। तो ऐसे चीजों को डेवलपमेंट में समाज में आपके वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है। मूल्य अनुरूपता एवं विचलन को स्पष्ट करते हैं। अनुरूपता और विचलन, मैंने जैसा कहा अभी कि अगर आप सभ्य समाज में है तो आपको एक सभ्य तरीके से समाज में रहना होगा, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि मतलब पूरी दुनिया एक तरीके अलग तरीके से काम कर रही है, आप अलग ही काम किए जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया कपड़े के संदर्भ में, ठीक है। तो एक अनुरूपता, इक्वलिटी, यूनिफॉर्मिटी उपलब्ध होती है मूल्यों के माध्यम से। और जो समाज में विचलन है ना, वो कम होता है, वो समाप्त होता है। विचलन मतलब अंत जो होता है, टूटने की जो संभावना समाज की होती है, इन चीजों का अंत होता है मूल्य। मूल्य सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन करते हैं। सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमारा हमारा जो क्या कहते हैं कि समाज में डायरेक्शन जारी करता है भाई, कि आपको समाज में स्थापित होना है तो अपने माँ बाप की सेवा करनी है, उनका सम्मान करना है, ठीक है, स्त्री का सम्मान करना है, कमजोर वर्गों का सम्मान करना है, उनकी सहयोग करना, सेवा करने थी, ये सब जो है चीजें, जो भूमिकाएं समाज करता है, वो डायरेक्शंस जो जारी होते हैं वो मूल्यों के माध्यम से ही होते हैं। मूल्यों के आधार पर ही समूह एवं व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यों के आधार पर समूह और व्यक्ति की क्षमता, अगर आप साहसी हैं, निडर हैं, ठीक है, और आप ईमानदार हैं, तो आपसे जो है गलत काम कराना इतना आसान नहीं होगा। ठीक इसके विपरीत अगर आपके पास ये मूल्य नहीं है तो आपको दबाया जा सकता है। आप एक जो है समाज में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, अपने जीवन में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, और आपको जो है कुछ जो है ऐसे दंडात्मक जो कार्रवाइयां होती है वो भी आप पर की जा सकती है, अगर आपके पास
ईमानदारी, शुचिता, पारदर्शिता और साहस जैसे मूल्य अगर उपलब्ध नहीं है तो आप जो है कमजोर मानव के रूप में जो है विकसित हो पाते हो। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मूल्य चैप्टर हम लोग कर रहे थे, मूल्य वाला जो चैप्टर है हम लोग का एथिक्स में, उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसी क्रम में ये क्लासेस हैं आपकी। चलिए, तो नैतिक मूल्यों के निर्धारक, क्या हमारे मूल्यों को निर्धारित करते हैं, किससे हमारे मूल्य निर्धारित होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नैतिक मूल्यों का विकास समाज के अंदर होता है, परंतु इसके निर्धारण एवं विकास में अनेक आधारों की भूमिका होती है। तो आप लोगों को एक तो बात समझ में आ गई कि नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट उसका कहाँ होता है, समाज में होता है। लेकिन समाज में भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनका निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी क्रम में देखेंगे चलेंगे, जैसे भौगोलिक परिस्थितियां, अन्य समाज अंतःक्रिया, जनानकी, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें भी क्या करती हैं कि नैतिक मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका भौगोलिक परिस्थितियों की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियां जो है आपके मूल्यों का निर्धारण करती हैं। सबसे पहले भौगोलिक परिस्थितियां, तो किसी प्रदेश विशेष की भौगोलिक परिस्थितियां वहां विभिन्न मूल्यों का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे सबसे पहले तापमान देखिए, अगर भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान आता है, तापमान क्या आता था, अरब देशों में प्राय धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं। इससे बचने के लिए वहां की महिलाएं प्राय क्या करती हैं, बुर्खा, तथा पुरुष भी ज्यादा वस्त्र पहनते हैं। वही हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्रों के लोग प्राय ढीले ढाले और कम वस्त्र पहनते हैं। जैसे हम ठंडे प्रदेशों यूरोप की ओर जाते हैं तो वहां ज्यादा वस्त्र पहनते हैं, और खान पान में अल्कोहल का प्रयोग जो है सामान्यतः यूरोप जैसे देशों में आपको देखने को मिलता है। तो फैक्टर भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान ने देखिए अलग अलग मूल्य जो है आपके नैतिक मूल्य डेवलप करने में किस तरीके से सहयोग किया। ठीक, दूसरा उपजाऊ भूमि, जिन प्रदेशों की भूमि उपजाऊ होती है वहां प्राय शाकाहार का प्रचलन मिलता है, जैसे भारत। इसके विपरीत परिस्थितियों में जहां पर उपजाऊ भूमि नहीं है वहां पर क्या मिलेगा आपको, मांसाहार की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलेगी, और वो धीरे धीरे क्या करेगी, एक सामाजिक मूल्य का रूप लेती हुई चली जाएगी। तो वहां पर मांसाहार को जो है गलत नहीं माना जाएगा। भारत जैसे देश में आपको क्या कहते हैं, शाकाहार को प्रोत्साहित किया जाता है और मांसाहार को क्या कहा जाता है कि ये जो है गलत है। फिर उच्चावच, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में धैर्य और मेहनत जैसे मूल्य प्राय देखने को मिलते हैं मैदानी क्षेत्रों के लोगों से अधिक। जब आप देखोगे जो पहाड़ पे रहते हैं लोग, उनका डेली काम है ऊपर से नीचे उतरना, नीचे से ऊपर उतरना। और आपको एक बार, हम जैसे जो हम लोग प्लेन्स में हैं, तो हम लोगों को एक बार जाना हो जाए तो हम लोग की हालत हो जाएगी खराब। ये धीरे धीरे क्या करता है, जब आपको ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है तो आपके अंदर भाई कैसे चढ़ सकते, दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सहनशीलता, धैर्य होना चाहिए, और लगातार मेहनत करोगे तभी आप चढ़ पाओगे। अगर बीच में थक गए तो आप अपने घर नहीं पहुंच पाओगे जो ऊंचाई पर है, या नीचे नहीं जा पाओगे। तो इसकी वजह से जो है ये मूल्य पहाड़ के क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर अधिक देखने को मिलता है। अन्य समाजों में से अंतरक्रिया, तो पहला हमने देखा, क्या देखा, भौगोलिक परिस्थितियां। दूसरा है हमारा अन्य समाजों से अंतरक्रिया। जो ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों अन्य समाजों गांव में कम संपर्क में होते हैं, उनमें रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी अधिक पाई जाती है। आप लोगों ने जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियां हैं जो आज तक पाताल कुंड नाम की एक जगह है, पाताल कुंड नामक एक जगह है, जहां पर बात आता है कि सूरज की रोशनी भी सही से नहीं पहुंच पाती, बहुत गहराई में स्थित है वो, और वहां पे बहुत जनजातियां रहती हैं। वहां जैसे कि अब वो है अब नॉर्मल समाज से कटी हुई, तो आप देखोगे कि उनके अंदर रूढ़िवादिता जो है बहुत अधिक पाई जाएगी, उनके जो मूल्य होंगे उसी रूप में डेवलप होंगे। इसके विपरीत किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कोई गांव होगा, या बड़े शहरों में की गतिशील जैसे दिल्ली में जो गांव होंगे, और आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो गांव होंगे, उन दोनों में बहुत अंतर होगा। दिल्ली के गांव कहीं से गांव नहीं होगा, और वहां के मूल्य पूरी तरीके से एकदम शहरी और अलग होंगे। और ग्रामीण क्षेत्र जहां पर संपर्क शहरी क्षेत्रों से बहुत कम होगा, वहां के मूल्य क्या होंगे, एकदम अलग होंगे। तो अन्य समाजों से अंतर क्रिया के माध्यम से भी नैतिक मूल्यों के विकास में सहयोग मिलता है। जनांकी, विभिन्न समाजों में जनांकी भी मूल्यों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। जनांकी के अंतर्गत विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, आबादी। मैंने पहले भी आप लोगों को उदाहरण के रूप में बताया था कि जहां पर लिंगानुपात अच्छा होगा, वहां पर
जो गर्भपात के नियम होंगे अलग होंगे। जहां लिंगानुपात कम होते हैं वहां पर गर्भपात क्या होता है, अवैध होता है। ठीक है। जीवन प्रत्याशा से भी क्या कहते हैं कि आपके उसका क्या कहते हैं कि मूल्यों का निर्धारण होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें जनांकी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसमें अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले लिंगानुपात कैसे निर्धारित करता है। लिंगानुपात जिन समाजों में जिन समाजों में लिंग अनुपात बराबर होता है प्राय वहां एक विवाह की परंपरा मिलती है। वही यदि अनुपात बहुत अधिक बिगड़ हो गया होता है तो बहुपत्नी या बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को हमें मिलता है। उदाहरण के तौर पर आज भी देहरादून के पास एक आदिवासी इलाके में खस समुदाय में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। और बहुत सारी जगहों पर क्या बहुपत्नी प्रथा, जहां पर उनका सेक्स रेशियो अच्छा होगा, लिंगानुपात अच्छा होगा, वहां बहुपत्नी प्रथा आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आप देखिए वही हिंदू समाज में नहीं है। मतलब कि क्यों नहीं है, क्योंकि लिंगानुपात भी हमारा ठीक नहीं है। हालांकि बहुपत्नी प्रथा कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मूल्यों के विकास में कैसे चीजें सहायक होती हैं उसकी। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जीवन प्रत्याशा, जिन समाजों में जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक होती है और संसाधन भी पर्याप्त होते हैं वहां वृद्धों को ज्यादा सुविधाएं और सम्मान मिलती है। ठीक है। जापान है। ठीक है। वहां पर वृद्धों को अधिक सम्मान मिलता है, क्योंकि उदाहरण में देखिए जापान भी दिया गया है। ठीक। कारण क्या है कि जब आपकी जीवन प्रत्याशा अधिक होगी तो आप जो है और संसाधन भी पर्याप्त हों, तो फिर क्या होता है जब यहाँ पर संसाधनों की अभाव में बुजुर्गों की देखभाल में दिक्कतें आने शुरू हो जाती, क्योंकि लगता है कि अब तो इन्होंने अपना जीवन जी लिया, अब क्या करेंगे करके ये सब। ठीक है। लेकिन ये सब चीजें वहां पे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ संसाधन भी है और जीवन प्रत्याशा अधिक है। 100-100 साल जापान में जिंदा रहते हैं। ठीक है। तो वहां पर 80 साल के आदमी को ये नहीं माना था कि अभी इसका जीवन समाप्त होने वाला है, इसको छोड़ो। ये वाली चीजें वहां नहीं चलती। ठीक है। परंतु यदि जीवन नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, प्रत्याशा इत्यादि हो और संसाधन की कमी हो तो उस समाज में वृद्धों की स्थिति कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी ध्रुव पर पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति संसाधनों के अभाव में युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए अपनी इच्छा से अपने प्राण दे देते हैं। देखिए कैसी परंपरा है कि जो संसाधन है उस पर युवा पीढ़ी अपना काम चला ले, इसलिए वहां के जो वृद्ध हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्राण दे देते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको जो है संसाधनों का जो है सही से इस्तेमाल कर पाए और अपना जीवन जो है आगे बढ़ा पाए। तो ये एक प्रथा चलती है कहां पर, एस्किमो जनजाति, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहां पर, उत्तरी ध्रुव। फिर है आबादी। मूल्य के निर्धारण में समाज की आबादी भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। जैसे राष्ट्रों में आबादी कम है वहां प्राय गर्भपात जैसे मूल्यों की स्वीकृति नहीं पाई जाती। अधिक आबादी वाले राष्ट्रों में इसके विपरीत स्थिति मिलती है। जहां पर अधिक आबादी है वहां पर गर्भपात अलाउड होता है। ठीक। यहाँ पे आप गर्भपात का संदर्भ सिर्फ बालिका और बालक से नहीं है, दूसरे संदर्भ में भी है ये। ठीक है। उस संदर्भ समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक किसी समाज में अर्थव्यवस्था का क्या प्रारूप है, यह निश्चित तौर पर वहां के मूल्यों का निर्धारण करता है। जैसे अगर पूंजीवादी देश है जैसे अमेरिका में व्यक्तिवाद को अहमियत मिलती है, वहां पर पर्सनल मतलब व्यक्तिवाद जो है, आप जानते हैं कि अमेरिका में जो है व्यक्ति की महत्ता होती है, व्यक्ति को ही सब कुछ माना जाता है, जिसके पास जो संसाधन है। वही जो अगर समाजवादी देश है जैसे भारत या क्यूबा, ठीक है, में सामाजिक योगदान की इच्छा का मूल्य विकसित होता है। अर्थव्यवस्था में विकास के स्तर पर के आधार पर मूल्यों का निर्धारण होता है। जैसे जिन समाजों राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि खेती आदि का प्रधानता होती है, वहां भौगोलिक स्थिति, स्थिरता के प्रति रुझान, रूढ़िवादिता, पर्यावरण के प्रति लगाव की प्रवृत्ति आपको मिलेगी। देखेंगे भारत में क्या है, जहां पर खेती महत्वपूर्ण फैक्टर है, 70% जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। तो ऐसे में क्या होता है, आप देखते हैं आज भी गांव में जमीन, खेत, इनकी बड़ी वैल्यू है। आज भी गांव में आप जब शादियां होती है तो देखा जाता है कि इनके पास कितनी जमीन है। ठीक है। तो ये मूल्य जो विकसित हुए हैं वो किस लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती आज भी महत्वपूर्ण है और खेती पर निर्भरता अधिक है लोगों की। ठीक है। जहां पर आप देखोगे कि इस तरीके की चीजें नहीं है, वहां पर देखेंगे कि शहरों में क्या हिसाब किताब है, अमेरिका में कहाँ इसका फ्लैट है, कितनी ज्यादा इसकी शहर में संपत्ति है, या फिर दूसरे संदर्भ में देखते हैं या व्यक्ति कितना प्रतिष्ठित है। ठीक। कहीं जिन समाजों में राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र वाला की प्रधानता होती है, वहां मूल्यों एवं जीवन में प्राय गतिशीलता, बहुसंस्कृतिवाद की स्वीकृति तथा पर्यावरण के प्रति अरुचि जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है।
सेवा क्षेत्र जैसे अमेरिका में हो गया, आप देखोगे वहां पर क्या है, या चीन ले लीजिए आप, वहां पर जो है आप देखेंगे कि लोग जो है भागते रहते हैं और लगातार वहां के मूल्य में बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। ये आगे क्वेश्चंस भी हैं। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना कैसे, सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेगी, उनको अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना है PS10 और आपको फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज से मिलता है आपको, स्ट्रक्चर पेडागॉगी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। रेज अ हैंड का बहुत शानदार फीचर एक तो अनअकैडमी पर आ चुका है, जिसपे प्लस पे आप अगर क्लासेस ले रहे हैं और आपको कोई डाउट होता है तो उस इस फंक्शन का प्रयोग करके आप सीधे एजुकेटर से बोलकर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो एकदम ऑफलाइन और उससे भी कहीं अधिक तक की आपको एक्सपीरियंस जो है उपलब्ध रेज अ हैंड ऑप्शन कराता है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट है विजेता नामक, जो कि हर संडे को 10 बजे आयोजित होता है। इसमें रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री मिल सकता है अगर आप टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, तो रैंक 1 से लेकर 25 तक का। एक उन्नत नामक लेखपाल टेस्ट सीरीज है जो हर सैटरडे को 10 बजे आयोजित हो रही है, पूरी उसी पैटर्न पे हो रही है। इस टेस्ट सीरीज को प्लस के कोर्सेज को प्राप्त करने के लिए आपको मेरा कोड यूज कर लेना है PS10 और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आइए है अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लाइक शेयर प्लीज कर दीजिएगा सेशन को सभी लोग। कि मूल्यों, सीधा क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके का यूपीपी से 2018-20 में, कि मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है भाई। मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है सीधे ये 8 नंबर या आपको 12 नंबर में, मेनली ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं ये 12 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। 12 मार्क्स का मतलब होता है 200 शब्द आपको जो है वहां लिखने होंगे। तो सीधा सवाल आता है कि मूल्य क्या है, मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको करेंगे कि क्या क्या भूमिका होती है, कैसे परिवार जो है सहायक होता है एक व्यक्ति के अंदर मूल्यों के विकास में। इस पर परिचर्चा करनी है, आपको टिप्पणी करनी है या फिर अपना व्याख्या करनी है, सारी चीजें जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। देखिए मूल्यों के विकास में मूल्यों के विकास में परिवार वह पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मानवीयता के लक्ष्य को पाना आसान लगता है। इसीलिए परिवार कब, कैसे, कितना और किस प्रकार के मूल्यों को देना चाहता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 वर्ष तक की आयु एक ऐसा पायदान है जब बच्चा दूसरे के आचरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। आप देखिए कि आपके घर में कुछ छोटे बच्चे हों तो आप देखिए वो नकल करते हैं बच्चे, कि पापा जैसे जो कर रहे होंगे बच्चा कोशिश करेगा वैसा करने। लड़की है तो अपनी माता के अनुकरण करती है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं छोटे बच्चों में, और धीरे धीरे क्या होता है वो फिर उसके अंदर जो है शामिल हो जाता है उसके रोजमर्रा के जीवन में, और वो उसका एक महत्वपूर्ण मूल्य बन जाता है। देखिए कि पापा जो है किसी घर में मान लीजिए कोई पिता है, हर बात पे गाली देते रहते हैं, तो क्या होगा, धीरे 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 वो बच्चा भी वही सीख जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही होता भी है अमूमन। तो इस बातों का ध्यान रखा, और इस तरीके से परिवार का पहला जो आप लोगों ने कारण देखा वो होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर मूल्य इसी उम्र में निर्धारित होते हैं। हालांकि बाद में भी मूल्य विकसित होते हैं, लेकिन प्रभाव का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। सबसे अधिक जो एक बालक पर पड़ता है वो 6 वर्ष की अवस्था तक पड़ता है, और इसमें काफी तेजी से जो है वो सीखता है, चाहे परिवार से चाहे कहीं से भी। तो सबसे पहले 6 वर्ष तक बच्चा देखिए समाज का पार्ट तो हो नहीं पाएगा, कहाँ होगा, अपने परिवार में ही रहता है। परिवार में जो चीजें होती रहती गतिविधियां, उसी से वो मैक्सिमम सीखता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, सीखता रहता है बाद में भी, वैसा नहीं कि 6 के बाद अपने परिवार से कुछ सीखेगा ही नहीं, सीखेगा उसके बाद भी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा उसका प्रभाव कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका दायरा बढ़ जाएगा। अब वो स्कूल जाएगा, मित्रों से सीखेगा, स्कूल से सीखेगा, तो बहुत सारी चीजों से सीखना शुरू करता है। लेकिन 6 वर्ष तक पूरी तरीके से वो सिर्फ परिवार से ही मूल्यों का सीखता है। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, निंदा, दंड कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनसे मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि परिवार एकल है या फिर संयुक्त। तो प्रशिक्षण से भी मूल्य विकसित किए जाते हैं। और ध्यान दीजिए, परिवार अगर एकल है
या संयुक्त है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। संभव है कि एकल परिवार में से व्यक्ति होने का मूल्य प्राप्त हो, या अकेला अकेला रहने का। संयुक्त परिवार के साथ में अगर रह रहा है, साथ रहने के मूल्य उसमें विकसित हो जाएंगे। यह भी संभव है कि संयुक्त परिवार यदि पितृसत्तात्मक है तो इस बात से स्त्रियों के प्रति कम सम्मान का मूल्य प्राप्त हो। जैसे पुरानी फिल्मों में आप देखते हैं कि स्त्रियों को समझते नहीं, गांव जो पुराने आते थे फिल्में देखे होंगे, तो उसमें ऐसा अगर है उस तरीके का सिस्टम कि औरतें सिर्फ घूंघट में रहेंगी, सब बाहर निकलेंगी, ये वो, तो उसी तरीके की डेवलपमेंट उसकी सोच में बच्चे की होती चली जाएगी। परिवार का शैक्षणिक स्तर तथा आर्थिक स्तर भी मूल्यों की पृष्ठभूमि तय करने में सहायक होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई है कम पढ़ा लिखा है, हर बात में गाली गलौज कर रहा है या फिर कुछ भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो बच्चा वही सीख लेगा। आर्थिक स्तर पर परिवार कैसा है, अगर वो क्या कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर है और गलत प्रवृत्तियों में है, तो उसके अंदर दूसरे तरीके के मूल्य विकसित होंगे। और यही अगर संपन्न है और पढ़ा लिखा परिवार है, इस तरीके की चीजें, उसके अंदर मूल्य दूसरे तरीके के। हालांकि एकदम फिक्स नहीं होता कि जो गरीब है, बात यहाँ पर सिर्फ होती है पैसे का स्तर पे, दूसरे मूल्यों की बात है। अच्छे मूल्य जो है आर्थिक स्तर पे कमजोर होने पर भी ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके की बात हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने भी हाल फिलहाल में एग्जाम्पल देखा शाहरुख खान के बेटे का, वो तो संपन्न भी है, पढ़े लिखे परिवार भी है, लेकिन गलत मूल्य उन्होंने विकसित किए अपने अंदर। तो इसका ये मतलब नहीं कि आर्थिक रूप से आप अगर कमजोर, तो क्योंकि आर्थिक स्तर पर मूल्यों की पृष्ठभूमि तय करने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, यहाँ नेगेटिव भी हो जाता है। अगर आप अमीर हैं तो कुछ गलत मूल्य भी विकसित हो जाते हैं। जैसे हाल में ही आप शाहरुख खान के बेटे के एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके के आप देखने को मिलते हैं। और गरीब है, गरीब का बच्चा है, तो वो क्या कहते हैं, देखता है कि मेरे परिवार की स्थिति जो है ठीक नहीं है, तो अलग तरीके से डेवलपमेंट भी होता है। हालांकि 6 वर्ष तक बच्चा इतना सोच समझ नहीं पाता है, तब भी कुछ ना कुछ चीजें उसके इफेक्ट जो है माइंड में तो करती ही है। फिर देखेंगे हम लोग मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका क्या है। ठीक, परिवार की भूमिका देख ली हमने, अब देखेंगे मूल्यों के विकास में समाज की। समाज की असली भूमिका वैसे तो विद्यालय जाने के साथ शुरू होती है, समाज की असली भूमिका, किंतु उसके पूर्व भी 6 वर्ष तक समाज का परिवार मूल्य विकास में बराबर भागीदार होता है। क्योंकि बच्चा परिवार के साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस आसपास जो है घूमता टहलता देखता है सब कुछ, तो इसमें जो है समाज की भी बराबर की भूमिका होती है। किशोरावस्था एक ऐसा पड़ाव है जब समाज का दबाव सर्वाधिक होता है। आरंभ में मूल्यों का विकास कम होता है, लेकिन समाज से ज्यो ज्यो संपर्क बढ़ता जाता है, विकास में उत्तरोत्तर इसका बढ़ता चला जाता है। मीडिया, स्वयं पर्यवेक्षी हो जाना, मतलब खुद भी सब समझता है, मीडिया जो टीवी देखता है बच्चा, सामाजिक समूहों में जो वार्तालाप होती है उससे सुनता है, तो उसके आधार पर कुछ चीजें सीखता है। शिक्षा विद्यालय जो कोएड एजुकेशन होती है, इसके माध्यम से भी बहुत सारी चीजें जो है वो समझता चला जाता है, सीखता चला जाता है। समाज के नैतिक मानदंड, समाज की गतिशीलता, रूढ़ी परिवर्तन जैसे विचारों का प्रभाव जो है उस पर अब पड़ना शुरू हो जाता है। विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों के लोगों के साथ धैर्य सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विकास जो है वो कहां से होता है, उस समाज से ही होता है। ध्यातव्य है कि सामाजिक प्रभाव अंतःक्रिया की मात्रा पर निर्भर करता है कि जितना सामाजिक होगा उस पर समाज का उतना प्रभाव होगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं जो अपने में ही मस्त रहते हैं, चुप रहते हैं, किसी से बोलना नहीं, बात नहीं करनी। वैसे लोगों का जो है सोशल कांटेक्ट अगर कम है तो उन पे सोशल इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा। जिसका सोशल कांटेक्ट ज्यादा है उस पर सोशल इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ेगा। समाज से मैक्सिमम कब सीखेंगे, जब आप समाज में शामिल होंगे। जब समाज से कटे हुए रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो आप जो है आप पर समाज के अच्छाइयों का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा और आप समाज के अच्छे मूल्य नहीं सीख पाएंगे। हालांकि बुरे भी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन समाज में अमूमन अच्छे मूल्य ही होते हैं जो सीखे जाते हैं और जो एक मनुष्य को सीखने चाहिए। तो मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। शिक्षण संस्थान दो स्तरों पर मूल्य विकास में योगदान देते हैं। आधारभूत शिक्षा के स्तर पर, सबसे पहले आधारभूत शिक्षा के स्तर पर, और उच्च शिक्षा के स्तर पर। आधारभूत मूल्यों का प्रभाव ज्यादा होता है। मतलब आप जब देखोगे, आप इंटर तक जो पढ़ते हो, मतलब की पढ़ाई अपनी, उसमें जो सिखाया जाता है आप उसको बहुत गहराई से सोचते हो, समझते हो और अपने अंदर उतारते हो। जो टीचर बताता है, खास तौर से 10वीं तक तो बिल्कुल भी नहीं रहता है सब कुछ के। जो टीचर ने कहा, जो शिक्षक ने कहा, जो आपको स्कूल में सिखाया पढ़ा गया, वो आप पे ज्यादा क्या कहते हैं प्रभावित करते हैं आपको। और उसके बाद तो आप क्योंकि सोचने समझने लगते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इफेक्ट जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो आधारभूत मूल्य जो है कहाँ मिलते हैं, आधारभूत शिक्षा में। जबकि उच्च शिक्षण संस्था प्रायोगिक मूल्य का विकास कर पाते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन की संभावना उच्च स्तर पर ज्यादा होती है। व्यक्तित्व परिवर्तन, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है वो कब होती है, अब आप इंटर में देखो,
किसी मतलब मैक्सिमम लोग, कोई बच्चा हाई स्कूल का ना उसको मतलब, अब तो थोड़ा सा समय बदल रहा है, बच्चे आजकल के स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन आप अपना बचपन अगर आप थोड़ा सा याद कीजिए, आपको हाई स्कूल तक कोई नहीं मतलब था कि आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो, बस आपको खेलना, टीवी देखना, पढ़ना, इन चीजों से मतलब हुआ करता था। उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े होते हो तो क्या होता है, अरे यार थोड़ा सा दिखना भी ठीक ठाक चाहिए आदमी को, तो कंघी उंगी करना शुरू हो जाता है, ठीक है, शीशा बार बार देखना, ये सब कार्यक्रम शुरू होता है, ठीक है, और लगा पाउडर वाउडर सब चीजें शुरू होती हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे आपने सोचते हैं कि अभी थोड़ा मैं पतला हूँ या कुछ तो मैं मोटा हूँ, ये सब हाई स्कूल 9वीं 8वीं तक के बच्चे नहीं सोचते। लेकिन उसके बाद बाद जब उनको आगे बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा के स्तर पर जाते हैं, तो उनके अंदर ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं घर करते हैं कि नहीं मेरी पर्सनैलिटी जो है अच्छी नहीं है, मुझे इसमें सुधार करना है, उसके लिए मुझे इंग्लिश बोलना है, बहुत लोग का होता है, बहुत लोगों का होता है कि मैं थोड़ा स्मार्ट दिखना है, मुझे जिम जाना चाहिए। ये सब जो चीजें होती हैं वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो कहाँ होती है, आपकी उच्च शिक्षा के स्तर पर होती है। विभिन्न विचारधाराओं के संपर्क में आने का क्रम भी उच्च शिक्षण संस्थाओं से ही शुरू होता है। जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, कॉलेजेस में चुनाव होते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, समाजवादी ग्रुप अलग हो गया, जैसे अलग भारतीय जनता पार्टी के विंग्स हो गए, अलग अलग सबके पार्टी, तो उसमें फिर आप किसी न किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ जाते हो। हाई स्कूल तक आपको कोई मतलब नहीं होता है कि भैया हमारे इसमें कौन जीत रहा है, किसकी पार्टी बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। लेकिन जब कॉलेज में पहुंचते हो तो आप किसी न किसी गुट से जुड़ जाते हो, सदस्यता ले लेते हो, तो उस विचारधारा से जो है प्रभावित हो जाते हो। इसके सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पार्टी की बात नहीं हो रही है, इसके साथ साथ कॉलेज में भी बहुत सारे मार्क्सिस्ट विचारधारा की यूनिटी होती है, समाजवादी की होती है, पूंजीवादी हो, तब अलग अलग होती है, तो उसमें भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है और आप किसी न किसी एक विचारधारा की तरफ जो है जुड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके मूल्यों को ये प्रभावित करते हैं। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के संपर्क में आने पर वर्ग संघर्ष को समझना आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, नैतिक शिक्षा का प्रभाव भी आप पर पड़ना शुरू होता है और आप इन मूल्यों को धीरे धीरे करके सीखते रहते हो। उदाहरण के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में यदि गांधी जी के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना या सत्य अहिंसा का पाठ प्राथमिकता और उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया जाए तो इसका प्रभाव मूल्य विकास में निश्चित तौर पर सहायक होगा। इसी प्रकार ये अध्यापक और छात्र समूह का भी अहम योगदान जो है आपके मूल्यों के विकास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने देख लिया तीन चीजें, हमने देखी सबसे पहले कि ये देखा हमने कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका और मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। अभी और भी क्वेश्चन है। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो लेखपाल के लिए 1 नवंबर से बैच कोर्स शुरू हो चुका है, लेखपाल मेंस के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक जो आपके लिए यूट्यूब पे पूरी तरीके से फ्री मेंस बैच जो है संचालित हो रहा है, जिसमें सारे टीचर्स मिलकर आप लोगों को 11 नवंबर से बैच करा रहे हैं। इसमें क्या क्या कौन कब पढ़ा रहे हैं इसको बता देता हूं एक बार आपको मैं। जैसे ज्योग्राफी नूर आलम सर जो है शाम को 5 बजे ले रहे हैं, मेंस का बैच है ये। पॉलिटी और गवर्नेंस का टॉपिक अजय कुमार सर पढ़ा रहे हैं जो कि 6 बजे है। रैना मैम 7 बजे साइंस टेक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा रही है। मेरी क्लासेस आपको 8 बजे डेली मिलती है, एथिक्स की है जो पेपर 4 है आपका। और ज्योग्राफी फिर से जो है दूसरा पार्ट ज्योग्राफी का जो है अनूप सर लेके आते हैं रात को 10 बजे मेंस के लिए। चलिए अब अगला एक प्रॉपर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इस पैटर्न में हम लोग कर रहे हैं डेली बेस पे, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि मूल्यों से आप क्या समझते हैं। अभिवृत्ति तथा मूल्य के बीच संबंध को स्पष्ट करते हुए ये दर्शाएं कि मूल्य किस प्रकार अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। हालांकि अभी अभिवृत्ति मैंने आप लोग पढ़ाई भी कराऊंगा, लेकिन देख लेते हैं, कल इसी का नंबर है। तो ये देखिए अगर इस फॉर्मेट में आप लिख के आते हैं तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये ठीक है, देखते हैं। उत्तर, मूल्य किसी समाज या संगठन के उस उच्चतम स्तर को दर्शाता है जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रमुख लक्ष्य होता है। क्या है मूल्य? सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया ना कि मूल्य से आप क्या समझते हैं, उसके बाद अगला पार्ट है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा। ये 12 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 200 शब्द इसमें लिखे जाएंगे। तो मूल्य क्या है? किसी समाज या संगठन में उस उच्चतम स्तर को दर्शाता है जिसे प्राप्त करना उस पर्टिकुलर समाज या संगठन का सर्वप्रमुख लक्ष्य होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है। यह हमारे जीवन के उद्देश्यों, उन्हें प्राप्त करने के साधनों को परिभाषित करता है। हमारे जीवन की जितनी भी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां होती हैं वे सभी मूल्यों से ही जुड़ी होती हैं। व्यक्ति के आचरण अथवा व्यवहार पर अभिवृत्ति
तथा मूल्य दोनों का प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। वे दोनों व्यक्ति के अर्जित गुण हैं। मूल्य और अभिवृत्ति दोनों कैसे अर्जित गुण है। अर्जित गुण का मतलब होता है जो आप सीखते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। अभिवृत्ति भी धीरे धीरे आप में अंदर डेवलप होती है, ठीक। तो एटीट्यूड इस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एटीट्यूड और वैल्यू दोनों जो है धीरे धीरे आप क्या करते हैं, समाज से और अन्य माध्यमों से सीखते हैं। दोनों क्या है, अर्जित गुण है पहले तो। तथा दोनों में भावनात्मक पक्ष क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। भावनात्मक पक्ष दोनों ही प्रधान होते हैं दोनों में। तथापि दोनों में कई मूलभूत अंतर हैं जिन्हें हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है, अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं। कहने का अर्थ है कि आपके अभिवृत्ति में तो परिवर्तन आसानी से आ सकता है। हालांकि अभिवृत्ति में भी इतनी आसानी से एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन आ सकता है तुलनात्मक रूप से। तो मूल्य से अधिक क्या कहते हैं कि स्थिर होते हैं, मूल्य अधिक स्थिर होते हैं अभिवृत्ति की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, मतलब मूल्यों में बदलाव, क्योंकि मूल्य जो है बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं और क्या होता है, लगभग स्थिर ही होते हैं। हालांकि मूल्य भी बदलते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से मूल्य अधिक स्थिर होते हैं अभिवृत्ति से। परिणाम स्वरूप मूल्य में परिवर्तन अपेक्षाकृत क्या होता है, कठिन होता है। दूसरा, अभिवृत्ति की तुलना में मूल्यों में भावनात्मक पक्ष अधिक प्रबल होता है, ठीक है। तो अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य में क्या, दोनों में मैंने बताया कि क्या है, भावनात्मक पक्ष समानता के अगर बिंदु देखते हैं, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं तो मूल्य में भावनात्मक पक्ष क्या जो है वो हायर है, ठीक है, ऊपर है। मूल्यों में पहचान अथवा आत्मीकरण की प्रधानता होती है, लेकिन अभिवृत्ति में नहीं। इसमें ये पहचान और आत्मीकरण वाला जो मतलब किसी चीज को ग्रैप्स करके अंदर तक उतार लेना और उसमें क्या कहते हैं वो आपका पहचान का माध्यम बन जाए। मूल्य जो है आपके पहचान का माध्यम बनते हैं और उसमें आप आत्मसात कर लेते हैं उनको, लेकिन अभिवृत्ति में जो है इस चीज की जो है कमी देखने को मिलती है। अभिवृत्ति के निर्माण पर मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके मूल्य होंगे कहीं ना कहीं उसी जैसा आपका एटीट्यूड भी होगा। ध्यान दीजिएगा, तो अभिवृत्ति कैसी होगी आपकी, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है आपके मूल्यों से आता है कि जैसे आपके मूल्य होंगे लगभग उसी पैटर्न की आपकी अभिवृत्ति भी बनेगी। इसे हम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि मूल्यों के प्रभाव से निर्मित अभिवृत्ति के संदर्भ में समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे क्योंकि अभी अभिवृत्ति मैंने कराया नहीं तो इसलिए भी रुक जाइए, कल बताऊंगा। अभी आप भी समझ लीजिए इतना ही, क्योंकि अब जैसे तो फिर पूरा ही अभिवृत्ति समझाना पड़ जाएगा। कल अभिवृत्ति का नंबर है, ठीक है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण से अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल रूप में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी समाज का धार्मिक मूल्य पशु की सेवा से जुड़ा है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उस समाज के लोगों में पशु हिंसा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होगी। जैसे हमारा भारत, हमारे यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि अधिकतर लोग जो है पशु हिंसा से दूर रहते हैं। मतलब ठीक है, आसानी से भाई, पर्टिकुलर मैं ओवरऑल समाज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप लोग एग्जाम्पल अगर सोचने लोगे नहीं ऐसा तो होता है, ये चीजें होती है, तो मैं आपको बताऊं। ओवरऑल आप देखें, अगर भारत की कल्पना करें तो आपको पता होगा कि भारत में पशु हिंसा जो है लगभग नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप इसी साथ चीन में चले जाएं, चाइना में, वहां पे देखिए कुत्ता, बिल्ली, एवरी मूवेबल थिंग इज इटेबल, ठीक है। वहां पर देखेंगे ना आप, इस कंसेप्ट है वहां पर कि हर चलती फिरती वस्तु क्या खाने योग्य होती है। तो वहां पर जो है ये धार्मिक मूल्य नहीं है, और उसमें पशु सेवा के, उनके धार्मिक मूल्य में पशु सेवा या पशु हिंसा को जो है गलत नहीं माना गया है। तो क्या हुआ है, वहां पर दूसरे तरीके से चलता सिस्टम, ठीक है। तो आज जो है एक सेक्शन जो है लोक प्रशासन से जुड़े हुए जो प्रश्न आपके आते हैं एथिक्स वाले सेक्शन में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोक प्रशासन को जो है निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया जाता है। छोटी सी परिभाषा आप किसी की डाल दीजिएगा लोक प्रशासन को परिभाषित करने को आए तो सबसे पहले वुड्रो विल्सन, जो कि लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, उनकी परिभाषा डाल दीजिए। लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है, और कानून लागू करने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही एक गतिविधि है। किसका कथन है ये, वुड्रो विल्सन का है, जो कि लोक प्रशासन के जनक और पिता माने जाते हैं। एल.डी. वाइट लोक प्रशासन के बारे में कहते हैं, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना हो। ये किसका स्टेटमेंट है, ये है आपका एल.डी. वाइट का। लूथर गुलिक कहते हैं, विद्वान है लोक प्रशासन के, लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान की वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। हालांकि प्रत्यक्षतः विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में
समस्याएं हैं। डेफिनेशन तो देखिए लोक प्रशासन सब्जेक्ट में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर कभी बाई चांस पूछ दे तो आप डाल दीजिए, कुल मेरा कहने का अर्थ ये है मेरा। नहीं तो मेनली इसके आगे कंटेंट जो है वो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग जो है चर्चा करने बढ़ रहे हैं आगे। अब विशेषताएं पूछता है, लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या है। देखिए तो लोक प्रशासन लोक प्रशासन सरकारी क्रियाकलापों का ही एक हिस्सा है। शासकीय नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए लोक प्रशासन विभिन्न गतिविधियों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों का सहारा लेता है। प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पॉइंटों में विशेषताएं हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका सब्जेक्ट क्या है, इनका सब्जेक्ट जो क्या है, लोक प्रशासन है। बस 1 मिनट का समय दे दिए जरा। चलिए लोक प्रशासन सरकारी तंत्र का एक हिस्सा है। पहला विशेषता क्या है, लोक प्रशासन, गुड इवनिंग नीता, सरकारी तंत्र का एक पार्ट है। लोक प्रशासन विशेष रूप से कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा है तथा सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, 2 तरीके से लोग, इतना डीप में खैर हालांकि आपको जाने की आवश्यकता नहीं, जो संकुचित और व्यापक विचारधारा है। संकुचित विचारधारा सिर्फ क्या करती है, कार्यपालिका को शामिल करती है लोक प्रशासन में, लेकिन जो व्याख्या या विस्तारित जो उनकी व्याख्या है या विस्तारवादी जो व्याख्या है वो उसमें तीनों पार्ट को यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल इसमें किया जाता है। लोक प्रशासन संवैधानिक एवं वैधानिक कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है। जाहिर सी बात है लोक प्रशासन नियमों कायदों से बंधा रहता है और उन्हीं कायदों के बीच में रहकर ये कार्य करता है अपना, ठीक है। इसके अलावा लोक प्रशासन में पद सोपानिक व्यवस्था, आदेश की एकता जैसे सिद्धांतों का कठोरता से पालन किया जाता है। पद सोपानिक व्यवस्था क्या होती है, ये पद सोपानिक व्यवस्था होती है, क्रमबद्ध सबसे ऊपर बॉस होता है, उसके नीचे जो अधिकारी, उसके नीचे के कर्मचारी, फिर निचले स्तर के कर्मचारी, और सारी सूचनाएं नीचे से ऊपर और ऑर्डर ऊपर से नीचे जाता है, इसे पद सोपानिक व्यवस्था बोला था। आदेश की एकता मतलब होता है एक सिंगल बॉस से सभी को डायरेक्शन जो है जारी किए जाते हैं। लोक प्रशासन में वित्तीय मामलों पर संसदीय नियंत्रण होता है। जो भी बजट होता है, जो भी बजट जारी किया जाता है विभागों को सरकारी, उस पर क्या होता है, संसद के द्वारा जारी किया था, उस पर संसदीय नियंत्रण भी स्थापित रहता है। नीति निर्माण की महती भूमिका के कारण राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए लोक प्रशासन सिर्फ नीति क्रियान्वयन में ही पार्टिसिपेट नहीं होता, इसका ये नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझिए इस चीज को कैसे, कि जब भी, क्योंकि तकनीकी ज्ञान से दक्ष नहीं होते हैं जो मंत्री होते हैं, तो एक मोटा मोटा खाका प्रस्तुत करना ये सब काम तो वो करते हैं, लेकिन जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं किसी भी नीति के, उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके लोक सेवक होते हैं। लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य जनता का सर्वत्र कल्याण है। सर्वत्र कल्याण, देखिए लास्ट, क्योंकि निजी क्षेत्र जो है कल्याण क्षेत्र में अभी उतनी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, और कर भी रहा है तो मजबूरी वश कर रहा है, स्वेच्छा से तो बहुत ही कम। तो लेकिन लोक प्रशासन का जो अंतिम उद्देश्य वो क्या है, जन कल्याण है। इसी उद्देश्य से लोक प्रशासन का संचालन होता है और इसी उद्देश्य से लोक प्रशासन को निर्मित भी किया गया है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक नेतृत्व का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नियंत्रण होता है। हर विभाग का एक मंत्री होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या कहते हैं कि नियंत्रण स्थापित करता है अपने विभाग का, और उसके साथ साथ विधायिका भी जो है लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है विभिन्न माध्यमों से, जैसे प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल हो गया, बजट हो गया, कई कई ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से संसद नियंत्रण स्थापित करती है या विधायिका नियंत्रण स्थापित करती है। समयानुकूल लोक प्रशासन मानवीय विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जो वर्तमान की नई नई विचारधाराएं हो रही हैं उससे भी लोक प्रशासन क्या है, प्रभावित हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे कोई आपदाएं नई नई जो जन्नत हो रही हैं, उससे भी लोक प्रशासन की जो है जो महत्व बड़ा है और उससे प्रभावित भी ये हुआ है। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन का महत्व। देखिए सवाल यही आता है, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, उसका महत्व, विशेषता, इस तरीके की चीजें ही एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, ठीक है। हमने विशेषता देखी, अब हम इसको एक बार में महत्व देख लेते हैं इसका। तो पहला है राष्ट्र की रक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक। तो लोक प्रशासन का सबसे पहला काम क्या है, राष्ट्र की रक्षा। लोक प्रशासन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ आप लोग
इतना मत समझिए कि संकुचित दायरा, जो भी प्रशासनिक क्रियाकलाप हो रही है वो सब क्या है, लोक प्रशासन है। तो चाहे आईबी है, चाहे रॉ है, चाहे पुलिस है, ये सब क्या है, कहीं न कहीं लोक प्रशासन का ही पार्ट है, ठीक है? तो क्या करते हैं, देश की रक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सभी काम करने की जो अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, लोक प्रशासन की होती है, ठीक है? यह लोक कल्याण के माध्यम से, यह लोक कल्याण का माध्यम है, मतलब जहाँ नीतियां जो है सरकार बनाती है, और नीतियों को क्रियान्वयन करने का काम किसका होता है, लोक प्रशासन का होता है। तो लोक कल्याण का माध्यम क्या है और करता कौन है, इसलिए माध्यम बन गया ये। बनाती नीतियां गवर्नमेंट है, लेकिन उसको लागू करना, उसको क्रियान्वयन करना, उसकी निगरानी करना, उसको जन लोगों तक पहुंचाना, ये सब काम किसका है, ये सब काम लोक प्रशासन का है। गुड इवनिंग प्रदीप, स्वागत है बहुत। ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी चीजें होती हैं, और जो भी नीतियां जन कल्याण की हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र की जुड़ी हुई हो, वो लागू करने के माध्यम से क्या करता है, समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाता है। और इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने का जो कार्य है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके लोक प्रशासन का। यह लोकतंत्र का प्रहरी है। कैसे भाई, जो हमारी चुनाव होते हैं, तो उसमें जो चुन के आती हैं सरकारें, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें जो मंत्री बनते हैं उसे कहते हैं हम विधायी कार्यपालिका, अरे अस्थायी कार्यपालिका। और जो अधिकारी गण होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, वो होते हैं स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि वो 5-5 साल में बदलती रहती हैं, ये स्थायी रूप में टिके रहते हैं। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, साथ साथ जो भी उच्च पद हैं, जैसे कि चुनाव आयोग चुनाव जो करा रहा है, सीएजी हो गया, ये सब क्या है, हायर लेवल अथॉरिटी अधिकारी हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग से चुन के गए हुए अधिकारी ही होते हैं। और इनको कहीं न कहीं कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, इनके पास पावर्स होती हैं, जो किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। साथ-साथ न्यायपालिका भी इसका एक पार्ट है। तो न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कुछ भी ऐसा गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसको गैर संवैधानिक घोषित करती है। तो लोकतंत्र की प्रहरी का कार्य भी करते हैं। गुड इवनिंग गुड़िया। यह कला एवं संस्कृति का संरक्षक है। बिल्कुल, जो भी कहते हैं कि जो भी काम हमारे यहाँ पर किसी भी संदर्भ में हो रहा है, चाहे वो कला संस्कृति के संदर्भ में हो, तो उसको जो है संरक्षण का कार्य भी लोक प्रशासन देता है। यह विकास एवं परिवर्तन का यंत्र है। विकास प्रशासन के माध्यम से और प्रशासनिक विकास के माध्यम से, दोनों ही माध्यमों से क्या करता है, ये जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किसका है, लोक प्रशासन का है। यह प्रशासनिक उपकरण के रूप में महत्वपूर्ण है। जो भी क्या कहते हैं कि गतिविधियां संचालित होती हैं, जन कल्याण से जुड़ी हुई हों या जन सेवा से जुड़ी हुई हों, उनको पहुंचाने का कार्य मैंने बताया कि लोक प्रशासन करता है, लोक सेवक करते हैं। तो प्रशासनिक उपकरण के रूप में ये कार्य करता है। ये नीतियों के क्रियान्वयन होती महत्वपूर्ण नीतियां बनाने का कार्य किसका है, विधायिका का है, लेकिन लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका कौन होते हैं, लोक सेवक होते हैं। तो नीतियों को क्रियान्वयन करना, जन जन तक पहुंचाना, उसके बारे में सूचना देना, लोगों को लोगों को उसमें शामिल करना, ये सभी काम किसका है, आपका लोक प्रशासन का है। यह प्रशासनिक राज्य की सार्थकता सिद्ध करता है। सार्थकता, प्रशासनिक राज्य क्या होता है, जो जन कल्याण वाले राज्य होते हैं, जिनका कल्याण ही क्या कहते हैं कि उद्देश्य होता है, जैसे भारत सरकार, तो उनकी सार्थकता क्या होती है, जन कल्याण और जन सेवा। उसको जो उस उद्देश्य को जो पूर्ति करने का यंत्र है, वो कौन है, लोक प्रशासन है, ठीक है। इसके महत्व को इस तंगी देखा जाता है। ये आप जो है पॉइंट वाइज जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार में, लोक प्रशासन की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, किन किन समस्याओं से लोक प्रशासन जूझ रहा है, देखिए। तो उनको देख लीजिए आप लोग, लोक प्रशासन एक बार क्लास को लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिए। लोक प्रशासन की प्रमुख समस्याएं, जिन समस्याओं से लोक प्रशासन रूबरू हो रहा है, या जिन समस्याओं के कारण अपना अस्तित्व ये खो रहा है, वो क्या क्या समस्या है। ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपको मेंस की मिल रही है मेरी, और इसके साथ साथ आप लोगों को सैटरडे संडे यहाँ पर हम लोग क्या करा रहे हैं, जीएस का, अरे जीएस का प्राचीन भारत। नमस्ते अभय पाठक, स्वागत है आपका बहुत। चलिए, तो हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहले, प्रशासनिक संरचना का अभाव। प्रणाम अनुराग मिश्रा, बहुत स्वागत है। प्रशासनिक संरचना का अभाव,
तो क्या है प्रशासनिक संरचना? देखिए है क्या कि वैसे तो सब कुछ सुसंगठित है, प्रशासन दिखता है हम लोगों को सुसंगठित, लेकिन अभी भी ये परंपरागत शैली में ही कार्य कर रहा है और बहुत पुराने ढांचे में घिरा हुआ है। ऐसे में ऐसे में क्या होता है, एक अच्छी संरचना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और संरचना में सुधार कैसे होगा? प्रशासनिक सुधार के माध्यम से। उन सुधारों के माध्यम से क्या हो सकता है, इसकी संरचना को दुरुस्त किया जा सकता है और इसके साथ में जो है एक व्यापक परिवर्तन भी लाया जा सकता है। सबसे पहले क्या समस्या है? सबसे पहली जो इनकी समस्या है वो समस्या है आपकी किस चीज की? संरचना की। संरचना क्या है? कमजोर है। एक मिनट बस, मैं थोड़ा सा शेयर करना भूल गया था, क्लास शेयर कर देता हूँ। दूसरी है प्रशासकों में अभिवृत्तियों में बदलाव लाने की समस्या। देखिए परंपरागत रूप से जो प्रशासन चला आ रहा है, जो उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने आप को सेवक की जगह राजा समझने लगे हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि वो जन कल्याण के बजाय स्वयं का कल्याण करने में लगे हुए हैं। तो ये जो अभिवृत्ति बन चुकी है, इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोक प्रशासन की। प्रबंधकों का अभाव। देखिए प्रशासक और प्रबंधक में अंतर क्या होता है? प्रबंधक जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक, टेक्निकल है। और साथ साथ में ये प्रबंधक जो शब्द है वो इसलिए यूज किया जाता है कि वो देखता है कि हमारी क्या लागत लगी और हमें कितना लाभ मिला। ठीक है। तो ये वाली क्वालिटी जो है हमारे प्रशासन में मिस करती है। हम सिर्फ क्या करते हैं, 10 से 5 जाके बैठ जाते हैं, अपना काम निपटा देते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि इस पूरी योजना का इससे क्या आउटपुट निकला, कितने लोग लाभान्वित हुए, क्या हुआ। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चल पाया है। बस एक सूचनाएं वायरल हो रही हैं न्यूज पेपर्स के माध्यम से, वही पता चला कि आज के लिए। लेकिन अभी उसको उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत है नहीं अब, लेकिन न्यूज़पेपर में है तो इस वजह से बताया गया है कि भाई किसी कुछ पता तो चला नहीं, मुझे भी पता नहीं है, बस वो न्यूज़पेपर में जो है मैंने देखा था उसी से आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है। तो प्रबंधकों का अभाव, ठीक, इसीलिए आप लोग ने देखा होगा क्या किया गया, लेटरल एंट्री की व्यवस्था की गई हायर पद पर। जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनको कहाँ लाया जा रहा है? प्रशासन में। प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी तो बन जा रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व होता है उसके अंदर जिस तरीके की एक नेतृत्व होना चाहिए, उसका अमूमन जो है अभाव देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? आपके प्रशासन में। प्रशासनिक नैतिकता का अभाव। हम लोगों ने पिछले यूनिट में देखा कि प्रशासनिक नैतिकता क्या होती है। जैसे सत्यनिष्ठा हो गई, शुचिता हो गई, ये सब चीजें क्या है, प्रशासन में सिर्फ क्या है, किताबों में ही रह गई हैं। और धरातल पर आप जब देखेंगे तो ये सब चीजें नदारत मिलती हैं आपको। ठीक है। आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ रहा था, कटिंग कहीं पे देखी मैंने कि एक कहीं के डीएसपी साहब थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले भाषण दिया कि जो है अगर कोई भ्रष्टाचार या कोई रिश्वत मांगता है आप तो 1064 नंबर पर क्या करें, सूचना दें। और 1 घंटे बाद विजिलेंस टीम ने उनको ही क्या कहते हैं कि रिश्वत देते गिरफ्तार कर लिया। तो ये चीजें हैं, सिर्फ बोलने कहने की हो गई हैं एथिक्स का कोई महत्व तो नहीं है। तो इतना अच्छा एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं आप लोग। नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि वो बता रहे थे कि 1064 पे सूचित करें अगर कोई आपसे पैसा वैसा मांगता है। 1 घंटे बाद खुद ही गिरफ्तार हो गए। ठीक है। ऐसी समस्याएं जो है प्रशासन में देखने को मिल रही हैं। प्रशासकीय उत्तरदायित्व का क्या है? अभाव है। ठीक है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अभाव मतलब लोग अपना सिर्फ टाइम काटने जाते हैं। टाइम काटने मतलब 10 से 5 बैठ गए, अपना समय बीत गया, तनख्वाह आ गई, आप जिस काम के लिए बैठे हो काम आप नहीं कर रहे हो, और जो आपको दायित्व दिए गए उस दायित्व का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोक प्रशासन। विशिष्ट सेवाओं का अभाव। देखिए आप आईएएस हो जाते हो, ठीक है, आप आईएएस हो जाते हो और आपको बना दिया जाता है एम्स का डायरेक्टर, और आपको अता पता कुछ नहीं, आप सिर्फ ऊपर से ऑर्डर जारी करोगे, ये करो वो करो। अब वो तकनीकी समस्याएं क्या आ रही होंगी तो डॉक्टर नहीं बता पाएगा ना कोई। इसी प्रकार आप आईएएस हो, आपको पीडब्ल्यूडी का हेड बना दिया गया, और आप क्या कर रहे हो कि बस ऊपर से ऑर्डर दिए जा रहे हो कि भाई ऐसे रोड सड़क क्यों नहीं बनी। अब वो बता रहा है इंजीनियर सामने वाला, कह रही सर डांबर नहीं है, नहीं हमें मतलब नहीं, मैं तो सुबह तक सड़क चाहिए। ऐसे नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि इसकी जो विशिष्ट सेवाएं होती हैं इसका अभाव है। एक सामान्य की सेवा जो है आईएएस पीसीएस, इसी को जो है हर जगह लपेट देते हैं कि जाओ ये सब काम कर डालो। ये समस्या एक है। अविकासात्मक प्रवृत्ति मतलब विकासात्मक प्रवृत्ति नहीं है, अविकासात्मक प्रवृत्ति। जो है जैसा है उसको वैसा ही बने रहने दो। बदलाव से बहुत भागते हैं लोग प्रशासन। ठीक है। वो जानते हैं कि अगर बदलाव हुआ तो हमारे काम का वजन बर्डन जो है बढ़ जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलता है। प्रशासन में विदेशी प्रतिमान। हमारा जो पूरा प्रशासन है, हमारा सिस्टम है, हमने क्या किया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है। हमारे यहाँ की समस्याएं अलग हैं।
हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, और हम कर क्या रहे हैं, वही परंपरागत प्रशासन जो था हमारा, जो कि आज़ादी से पहले वाला, उसमें भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसी पे काम हम चलाए जा रहे हैं अपना। तो ये जो है कहीं न कहीं घातक सिद्ध हो रहा है भारतीय लोक प्रशासन के लिए, ठीक है? और बाहरी भारतीय लोक प्रशासन में कोई R&D भी नहीं होता है। हाँ, हरियाणा के डिप्टी डायरेक्टर जो है 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे। वो तो पूरा का पूरा सीट ही बेच दिए लोक सेवा आयोग की हरियाणा के। तो भैया ये सब जो है, अब वहाँ पे भी नैतिकता पढ़ाया जाता है, जीएस पेपर 4, और आयोग ही कराता है इसको, है ना? और तो देखिए क्या विडंबना है। तो एग्जाम करा रहे हैं, जो एथिक्स के पेपर ले रहे हैं, और वहीं पर एथिक्स गायब है। ये सब समस्याएं हैं हमें, पाठक क्या करेंगे? ठीक है, और R&D भारत में है नहीं, प्रशासनिक सुधार है नहीं। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि जैस का तस जो है सिस्टम बना हुआ है। फिर देखते हैं हम लोग, अगला सवाल है हम लोग का कि लोक प्रशासन के नैतिक आधार, लोक प्रशासन में लोकोपयोगी सेवा के आधार क्या क्या है? डीएसपी का नाम भूरेलाल मीणा है सर, राजस्थान का। अच्छा, नहीं नाम मुझे नहीं पता था, अखबार में पढ़ा था मैंने कहीं। चलिए, तो इसको आप लोग केस स्टडी में डाल सकते हैं, ठीक है? जब कहीं आए तो एग्जाम्पल देखिए, पेपर 4 में ना एग्जाम्पल जरूर यूज कीजिए। हालांकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल इसलिए रखे हैं क्योंकि कहीं कहीं हर जगह, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए एग्जाम्पल कोई और भी रियल एग्जाम्पल डालिए। जैसे जो एग्जाम्पल आपने अनुराग मिश्रा बताया, ये एग्जाम्पल डाल दीजिए। कहीं पर भ्रष्टाचार या नैतिकता का मामला आता है कि प्रशासन में नैतिकता की कमी, तो वहां पर आप इस एग्जाम्पल का जरूर प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है? अगर पूरा याद है तो। नहीं भी याद है, नाम नहीं भी याद आ रहा है, तब भी आप उसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? कोई समस्या नहीं है। अच्छी चीजें भी हैं कुछ अधिकारियों के पास, जैसे कि एक झांसी के डीएसपी थे और नए नए सिलेक्ट हुए थे। वो अपनी गाड़ी में कंबल, सर्दियों के महीने में जब गश्त पे निकलते थे, अपनी गाड़ी में कंबल और केटली में चाय भर के लेके जाते थे। जो भी गरीब असहाय व्यक्ति उनको सड़क पे दिखता था, उसको कंबल देते थे, चाय पिलाते थे, तब आगे बढ़ते थे। तो अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, बुरे एग्जाम्पल्स भी हैं, अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। तो दोनों का जो है आप सदुपयोग करके अपने उत्तरों में लिखें। तो लोक प्रशासन के नैतिक आधार, लोक प्रशासन में लोकोपयोगी सेवाओं के क्या क्या आधार हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है। लोक सेवकों को व्यापक दायित्व का निर्वहन करना होता है, अतः उन्हें प्रशासनिक नैतिकता एवं मूल्यों का होना अनिवार्य है। इस प्रकार लोक प्रशासन के नैतिक आधार अथवा लोक प्रशासन में लोकोपयोगी सेवा के आधार निम्नलिखित है। पहला क्या है? तार्किकता। सबसे पहले क्या जरूरी है? लोक सेवक के अंदर तार्किक होना चाहिए वो, ठीक है? लोक सेवकों में तार्किकता का गुण होना चाहिए, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए कार्य और निर्णय के दौरान तार्किकता का सहारा लेते हैं। जब लोक प्रशासन लोग पढ़ते हैं तो लोग पढ़ते हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन निर्णय लेने और तार्किकता, वो कहते हैं तार्किक होना चाहिए, लेकिन कोई भी पूर्ण तार्किक नहीं हो सकता है। तो और एक प्रशासक को जो भी डिसीजन लेगा वो भावनात्मक नहीं हो सकता, वो तार्किकता के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए, अन्यथा जो होगा वो निर्णय उचित नहीं होगा। तो तार्किकता एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है किसका? लोक सेवक का। सार्वजनिक धन का सदुपयोग। तो सार्वजनिक धन का सदुपयोग कर प्रत्येक लोक सेवक का कर्तव्य होता है, लेकिन क्या होता है, उस सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कहाँ होता है? व्यक्तिगत रूप से। सरकारी गाड़ी मिली है, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है उसी से, मैडम शॉपिंग पे जा रही हैं, है ना? सब्जी उब्जी भी आ जाती है उसी से। ये समस्या है। ये क्या है? सार्वजनिक धन है ना, उनके अपना, उसमें डीजल जल रहा है, जो पेट्रोल डल रहा है, किसका है भाई? सरकार का है। तो ये सब गलत है। दूसरा क्या है? उपयोगितावादी, उपयोगितावाद। लोक सेवक समाज व लोगों के व्यापक हित में निर्णय लेते हैं और उनके निर्णयों से देश व समाज का अधिकतम लाभ होता है, अतः उन्हें उपयोगितावादी होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? आपके डिसीजन ऐसे होने चाहिए जिसका लाभ देश, समाज और राष्ट्र को मिल सके। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी में कोई डिसीजन ले लिया, पता चल रहा आपके डिसीजन से क्या हुआ, लाभ की जगह राष्ट्र समाज को हानि हो रही है। बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है? अब हमें सर्दी के महीने में हमें जरूरत है रैन बसेरा बनाने की, और आप क्या करवा रहे हो? आप उसकी जगह करवा रहे हो कुछ और काम। मान लीजिए ऐसा कोई काम करवा रहे हो जो उस समय के लिए आवश्यक नहीं है, कूलर बंटवा रहे हो, ठीक है? पंखे बंटवाने लगे तो, हाँ हाँ हाँ, टीए बनता है इसी तरीके से। पाठक बिल्कुल सही कहा आपने। तो उपयोगितावादी निर्णय आपके होने चाहिए जिससे समाज और राष्ट्र को लाभ होना चाहिए। जवाबदेहिता। लोक सेवकों को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और होता भी है। जो अगर आप जवाबदेहिता नहीं होगी लोक सेवा में, तो लोक सेवा क्या हो जाएगी? अहंकारी, भ्रष्ट, अनैतिक। तो जवाबदेहिता जो है बहुत ही अनिवार्य पक्ष है लोक सेवा का। सहिष्णुता और करुणा। लोक सेवकों को समाज के कमजोर वर्गों के प्रति
अपने दायरे में रहते हुए सक्रिय सहयोग करना चाहिए तथा उनके प्रति सहिष्णु तथा करुणा का भाव रखना चाहिए। देखिए, अब आपके अंदर करुणा तो है, अभी दायरे में रह के क्या मतलब है, आपके पास करुणा का मतलब होता है कि आप किसी की समस्या को देख के जो है थोड़ा सा आपके मन में दया भाव आए और आप जो है उसकी सहायता कर सके। लेकिन दायरे के भीतर क्यों लिखा गया भाई? इसलिए लिखा गया है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, आप कुछ लोगों की ही मदद कर पाओगे जो उस नियम कानून के अधीन आते होंगे। तो आपको उसी के अधीन रहते हुए मैक्सिमम सहायता करनी है जितनी आप कर सकते हैं, और उसके बाहर आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी सहायता किसी गरीब की कर सकते हैं। एक सद्गुण जो है होना चाहिए। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सबसे अनिवार्य तत्व है किसका? एक लोक सेवक का। लोक सेवक द्वारा आधिकारिक जिम्मेदारियों का पूर्ण प्रतिबद्धता से पालन करना चाहिए, साथ ही उसे ईमानदार व सत्यनिष्ठा से कार्य करना चाहिए। ईमानदारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने घूस लेना, पैसा नहीं ले रहे हो आप, तो आप ईमानदार कहलाओगे। सिर्फ इतने से ईमानदारी नहीं होती, ईमानदारी बहुत व्यापक है, सत्यनिष्ठा बहुत व्यापक चीज है। ठीक है, आप अगर आपको जो काम दिया गया है, आप ठीक है, आप 1 रुपए घूस नहीं ले रहे हो, चलो मान लिया हमने, कोई आप नहीं ले रहे हो। आप 10 बजे गए, बैठे हो, कोई आ रहा करे, नहीं कह दो साहब नहीं है, मिलेंगे नहीं, मूड नहीं है, बैठे हैं, किसी से कोई जन सुनवाई नहीं, जो आपको काम दिया गया काम टालते चले जा रहे हैं, टालते चले जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? भ्रष्टाचार का एक पार्ट है। कहीं ना कहीं आप अपने पद से सत्यनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, सिर्फ पैसा न लेना ही क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, अपने कर्तव्यों को न निभाना भी क्या होता है? भ्रष्टाचार का ही एक अंग है। पारदर्शिता, लोक सेवकों को अपने आधिकारिक निर्णयों या कार्यों में खुलापन रखना चाहिए। आरटीआई इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कि पहले गोपनीयता की संस्कृति थी, अब पारदर्शिता की संस्कृति जो है बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रभक्ति, लोक सेवकों को अपने से अपेक्षा की जाती है कि अधिकतम राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करें। ये सिर्फ लोक सेवकों पर नहीं, ये हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके ऊपर लागू होती है, तो लोक सेवकों पर तो होगी ही होगी। ठीक है, चलिए अभी आगे और क्वेश्चंस हैं। आप लोग को बता दें, एकेडमी ऐप पर आप लोग बहुत डिटेल्स क्लासेस भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एथिक्स की सारे चारों पेपरों की डिटेल क्लासेस कराई जा रही हैं आपको वहां पर, GS 1 2 3 4 आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ। तो आप लोग को वहां पर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपना नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस से, आपको फ्री क्लासेस दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या मिलता है आपको? कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागोगी मिलती है, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। टेस्टिमोनियल्स हैं, जो लोग सिलेक्ट हैं, विपिन कुमार रैंक 4 डिप्टी कलेक्टर, अनिल राजवंशी ये भी सिलेक्टेड है, इन्होंने वैकेंट को जो है धन्यवाद ज्ञापित किया है। पेट में साक्षी के 86% आए, इन्होंने दिया है टेस्टिमोनियल। मनोज कुमार झा CTO 2018 बैच के, इन्होंने भी अपने टेस्टिमोनियल अकेडमी को जारी किए हैं। तो अकेडमी से लाभान्वित होकर सब लोग सेलेक्ट हुए हैं। आप लोग भी अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं अकेडमी से जुड़ के। अकेडमी के प्लस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा PS10 यूज कर लीजिएगा, आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हर संडे को 10 बजे एक टेस्ट सीरीज आयोजित होती थी विजेता नाम की, जिसमें रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप प्राप्त करने का मौका मिलता है, और स्कॉलरशिप संबंधित है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन से फ्री प्राप्त आप कर सकते हैं। हर सैटरडे को टेस्ट सीरीज है 10 बजे, किसके लिए? उन्नत नामक लेखपाल टेस्ट सीरीज। एक 27 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है यूपी फ्री मिनी मैचेस के लिए, लेखपाल के लिए, और सॉरी कांस्टेबल के लिए, और एक नया 29 तारीख से बैच लेखपाल एग्जाम के लिए संचालित हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक बार लाइक और शेयर प्लीज कर दिए सभी लोग। लोक सेवक क्या होते हैं इसको एक बार अभी तो हमने लोक प्रशासन देखा, अब लोक सेवकों के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। सामान्यतः लोक सेवा में कार्यरत लोगों को लोक सेवक कहते हैं, किंतु विशिष्ट अर्थों में लोक सेवक की परिभाषा उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा विभिन्न अधिनियमों जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, लाभ के पद से संबंधित अधिनियमों में दी गई है। इसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकार की संचित निधि से वेतन पाने वाले, कहां से? राज्य और केंद्र सरकार से की संचित निधि से वेतन पाने वाले तथा सरकार के नियंत्रण में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लोक सेवक कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद अभय। ठीक है, शेयर भी प्लीज कर दे। तो आपसे देखिए, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लोक सेवक क्या होता है, कौन होता है, तो ये परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है, इस परिभाषा में समस्त सिविल सेवकों सहित न्यायपालिका, सैन्य सेवाओं, लोक उपक्रमों और स्वशासी संगठनों के कार्मिक सम्मिलित हैं। लोक सेवक लोक दायित्व से बंधे होते हैं तथा इनके निर्वहन के लिए वे विधिक व नैतिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संचित निधि से सैलरी पा रहा होगा उसे लोक सेवक माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोक सेवकों के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है, किसको किसको?
वे पदाधिकारी जिनको सरकार द्वारा सार्वजनिक दायित्व के निर्वहन के लिए वेतन भत्ता या कमीशन मिलता है। ठीक है, अगर ये तत्व शामिल है तो आप एक लोक सेवक हैं। सरकारी कंपनियों एवं निगमों में कार्य करने वाले लोग भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। आयोग व बोर्ड के अधिकारी जो होते हैं, जैसे आपका राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक है, तंबाकू बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब क्या है, उनके जो समस्त अधिकारी कर्मचारी क्या है, लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह जो होते हैं, वहां के जो पदाधिकारी होते हैं वो भी क्या होते हैं, लोक सेवक। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कार्यरत लोग जो भी क्या कहते हैं, स्थानीय प्राधिकारी के तहत जो है, जैसे कि चाहे ये हो गया आपका नगर नगर पंचायत, नगर पालिका, पंचायती राज विभाग, इसके अधीन जो लोग कार्य कर रहे होते हैं वो सब भी लोक सेवक होते हैं। न्यायाधीश एवं न्यायपालिका के गैर न्यायिक पदाधिकारी जो लोग, जैसे कि आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप लोग क्या है, न्याय वो तो हो नहीं, जज तो हो नहीं जाओगे उससे, लेकिन आप जो होगे आरओ बन जाते होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या कहलाओगे आप क्या कहलाओगे, आप भी कहलाओगे एक लोक सेवक। अर्ध न्यायिक संस्थाओं के पदाधिकारी, अर्ध न्यायिक संस्थाएं जैसे आपकी हो गई ये आ, क्या नाम है, वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है, उसके पदाधिकारी भी क्या माने जाएंगे, इसी तरीके की जितने भी अन्य अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं उसके पदाधिकारी भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कार्मिक जो भी हैं वो सभी लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। सरकार द्वारा वित्त पोषित या स्थापित शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्थाओं के कर्मचारी, जहां पे भी फंड सरकार की तरफ द्वारा या सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई संस्था है, वो सभी के सभी कर्मचारी वहां के किसमें श्रेणी में आते हैं, लोक सेवक की श्रेणी। अब आइए मेन मुद्दे पर, जहां से क्वेश्चन अमूमन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, लोक प्रशासन एवं नीति शास्त्र। लोक प्रशासन एवं नीति शास्त्र, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को डाउट तो पूछिए। यहां तक जो भी मैंने बताया समझाया, बहुत ही कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही एकदम लेमन लैंग्वेज में बता दूं आप लोगों को, ताकि एकदम से फिट बैठता चला जाए दिमाग में खटाखट, कोई समस्या ना है, लिखते वक्त आप आराम से याद कर लिखते हुए चले जाओ, कोई झंझट ना हो, क्योंकि एथिक्स को इतना क्लिष्ट बना दिया जाता है ना कि वो बड़ा घातक हो जाता है। तो आसानी से समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर दिक्कत लग रही कुछ तो बताएं। चलिए अब देखते हैं लोक प्रशासन एवं नीति शास्त्र, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और क्यों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। नीति शास्त्र एक व्यक्ति अथवा लोक सेवक के व्यवहार और आचरण संबंधी मानक शामिल होते हैं नीति शास्त्र में, ठीक है, जो कर्तव्यों, समझ में आ रहा हो कि जो जो कर्तव्यों में निर्वहन हेतु आवश्यक होता है। इन मानकों के अंतर्गत परिस्थितियों को उपयुक्त बनाने हेतु विचार कार्यवाही शामिल होती है, तथा एक ऐसा व्यवहार शामिल होता है जो लोक सेवक की भावना को प्रदर्शित करता है। लोक प्रशासन में नीति शास्त्र का उद्देश्य क्या है, सरकार में पेशेवर नैतिकता की भावना को विकसित करना। लोक प्रशासन में नीति शास्त्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या है, कि जो प्रशासन है हमारा या प्रशासक है हमारा, उसमें क्या करना है, पेशेवर नैतिकता, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स को जो है डेवलप करना है, ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो सर्वोच्च नैतिक मानकों के अनुरूप पूर्ण रूप से कर सके, ठीक है। लोक प्रशासन एवं नीति शास्त्र दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नीति शास्त्र मानवीय आचरण एवं व्यवहार से संबंधित विज्ञान है। इसके अंतर्गत उचित, अनुचित, अच्छे, बुरे, नैतिक, अनैतिक आदि विषयों पर चर्चा होती है। हम लोग कर चुके हैं पहले चर्चा इस सब चीजों की। ये सभी विषय नीति शास्त्र के साथ साथ लोक प्रशासन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रशासन की सफलता प्रशासकों के सदाचरण एवं नैतिक नियमों के पालन पर ही निर्भर करती है। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई प्रशासक है जिसके अंदर नैतिक गुण नहीं होंगे, सदाचार का, करुणा का, ये सब अगर मिस कर जाता है कोई भी प्रशासक, तो क्या होगा, प्रशासन विफल हो जाएगा। निर्भर करती है, और नैतिकता से किया गया प्रत्येक प्रशासनिक कार्य ही क्या है, लोक प्रशासन है। क्योंकि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोगों की सेवा, और लोगों की सेवा, सेवा भाव भी क्या है, एक नैतिक मूल्य है। तो हर नैतिक जो है क्या कहते हैं कि नैतिकता के साथ किया गया प्रत्येक प्रशासनिक कार्य क्या कहलाता है, लोक प्रशासन। इसलिए दोनों आपस में अंतर संबंधित है। नीति शास्त्र जहां लोक प्रशासन को नैतिकता के नियमों और आदर्शात्मक व्यवहार का ज्ञान कराता है, वही राज्य के कानून नैतिकता को न केवल
परिमार्जित करने का कार्य करते हैं, बल्कि नैतिकता के नियमों एवं कार्य व्यवहारों का क्रियात्मक रूप भी प्रदान करते हैं। देखिए, नैतिक नियम सिर्फ नैतिक हो तो क्या होता है, नैतिक नियम नीति शास्त्र क्या कर रहा है, लोक प्रशासन में नैतिकता का विकास कर रहा है, ठीक है, ताकि आदर्श व्यवहार लोक प्रशासन कर सके। और लोक प्रशासन क्या कर रहा है, यानी राज्य क्या कर रहा है, कानून बनाकर कुछ नैतिक मुद्दों को क्या करता है, वो कर देता है, उसको एक क्रियात्मक रूप दे देता है, यानी कि उसको, क्योंकि नैतिकता क्या है, अमूर्त है, अमूर्त है, दिखती तो है नहीं, वो तो भाव है, फील करने की बात है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ सत्यनिष्ठा है, तो मैं आपसे कहूँ दिखाई सत्यनिष्ठा कहाँ है, तो अब दिखा तो पाएंगे नहीं ना, ईमानदारी, अब दिखा तो पाएंगे नहीं उसको। क्या किया, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम बना के इसको क्या कर दिया गया, ईमानदारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया गया। तो अब क्या हुआ, नीति शास्त्र की जो नैतिक पक्ष है वो क्या हुआ, एक मूर्त रूप में आपको दिखाई देने लगी। आप कागज लाके दिखा दोगे ना, सर देखिए भ्रष्टाचार अधिनियम है ये क्या है, ये ईमानदारी जैसे नैतिक तत्वों को, शुचिता जैसे नैतिक तत्वों को, सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक तत्वों को जो है वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो मैं मान जाऊं कि हाँ, मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए वो कहाँ है, करुणा कहाँ है, तो आप करुणा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो आप दिखा लेंगे, ठीक है। प्रशासन का, ओके समझ में आ रहा है, बढ़िया, चलिए। प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण है तथा लोक प्रशासन उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। तो प्रशासन का उद्देश्य क्या है, एक होता है उद्देश्य, साध्य जिसे कहते हैं, और एक होता है साधन। तो साधन क्या है, साधन क्या है, लोक प्रशासन उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, और उद्देश्य यानी हमारा क्या कहते हैं, ध्येय क्या है, जन कल्याण है। क्या है, जन कल्याण। तो जन कल्याण को प्राप्त करने का साधन क्या है, लोक प्रशासन है, ठीक है। ये हमने देखा कैसे अंतर संबंधित है लोक प्रशासन और नीति शास्त्र एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन में नीति शास्त्र एवं मूल्यों की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। लोक प्रशासन में नीति शास्त्र एवं मूल्यों की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। लोक प्रशासन या लोक सेवा में नीति शास्त्र एवं मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य एवं आवश्यकता निम्नानुसार है। सबसे पहले क्यों जरूरी है भाई लोक प्रशासन नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र के मूल्य, वैल्यूज क्यों जरूरी है, ये भी तो एक सवाल बनता है। आखिर सबसे पहला क्या पॉइंट बन जाए, प्रशासन में बढ़ता भ्रष्टाचार, ठीक है, तेजी से बढ़ रहा है, आप लोगों को पता है। वर्तमान में तेजी से बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और उसमें समाप्त करने के लिए लोक प्रशासन, लोक सेवा में नीति शास्त्र के मूल्यों की स्थापना अत्यंत आवश्यक हो चुकी है। इसीलिए क्या किया गया है, ये आपका जीएस का पेपर 4 आपके सिलेबस में यूपीएससी और यूपीपीसीएस में इंट्रोड्यूस किया गया, अनलिस्टेड पीएससी में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप क्या करो, प्रशासन बनने से पहले नैतिक बन जाओ, ठीक है, ताकि आपको वहां ना सिखाना पड़े। तो इसीलिए आपको जीएस पेपर 4 अब पढ़ाया जा रहा है, ठीक। सामाजिक विषमता, भारत में तेजी से बढ़ती हुई सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच लोक कल्याण एवं वंचित वर्गों के विकास के लिए लोक प्रशासन, लोक सेवा में नीति शास्त्र मूल्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है। बहुत ही, अब देखिए समाज हमारा कितना विषम है, हमारा समाज विषम है। विषमता का प्रकार क्या है, कि हमारा जो समाज है उसमें ऊपर के जो 20% लोग हैं उनके पास 80% संसाधन है, ठीक है। 20% लोगों के पास 80% संसाधन है, और 80% लोग जो है 20% संसाधनों से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये इस विषमता को समाप्त करने के लिए कौन करेगा, अब आप कहोगे मुकेश अंबानी कर देंगे, नहीं करेंगे ना, तो कौन करेगा, करेगा क्यों, लोक प्रशासन, सरकार। तो सरकार जब इस काम को करेगी तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लोक प्रशासन की। और अगर लोक प्रशासन में आपके मूल्य नहीं है, करुणा के मूल्य नहीं है, जनहित के मूल्य नहीं है, ठीक है, जन सहयोग के मूल्य नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, शुचिता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो क्या होगा, सामाजिक विषमता नहीं आ सकती समाज में, ठीक है। जागरूकता का विकास, लोकतांत्रिक, हाँ ये आत्मिक गुण है, और ये जब बढ़ेंगे तभी आप मन से सेवा कर पाएंगे ना अनुराग। अगर आपके अंदर है ही नहीं, मैं आपसे जबरदस्ती बोलूं कि आप एक आईएएस अधिकारी बन गए, आपके अंदर करुणा जैसा कोई तत्व तो है नहीं, और आपसे कहे तो आप क्या करोगे, बस जितना काम चल जाता होगा उतना ही जन सहयोग करके निकल लोगे आगे ना। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत, जैसे मैंने उदाहरण दिया करुणा पे, एक डीएसपी साहब थे, नाम उनका नहीं याद आ रहा, झांसी के, वो अपने पास कंबल और चाय लेके निकलते थे ठंडी रातों में, ताकि जो भी जरूरतमंद दिखाई दे उसको वो दे देते थे, ठीक है। तो उनके लिए, उनको कोई सरकारी खर्च तो मिल नहीं रहा था इसकी वजह से, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर था कि आप ऐसा कर देते रहो घूम घूम के,
वो तो उनके अंदर की करुणा थी ना, उनके अंदर का अपना भाव था जिसने उनको प्रेरित किया इस चीज के लिए। ठीक है, उनका काम था शहर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनको इससे मतलब नहीं कि सड़क पर कोई मर रहा है ठंड के मारे या क्या कर रहा है। ये तो काम दूसरा था, दूसरे का था, प्रशासन का था, जो दूसरे लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन वो अपने इस करुणा के भाव की वजह से ये सब काम कर रहे थे। ये वाला गुण आपके अंदर होना चाहिए, तो सामाजिक विषमता जो है आसानी से समाप्त की जा सकती है समाज से। ठीक है। जागरूकता का विकास, लोकतांत्रिक राष्ट्र में जन जागरूकता को बढ़ना सकारात्मक संकेत है तथा यह प्रशासन में नीति शास्त्र एवं मूल्यों की उपयोगिता को भी बढ़ाता है। शिक्षा का स्तर बढ़ने, मीडिया का प्रसार, जन जागरूकता को बढ़ना, अधिकारों के प्रति सजगता, सिटीजन चार्टर एवं सूचना के अधिकार आदि के कारण लोक प्रशासन में मूल्यों की क्या हुई है, स्थापना अनिवार्य रूप से बढ़ गई है। ठीक है। अब क्या है, जनता सतर्क हो रही है। अगर इससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी पड़ा है कि न चाहते हुए भी आपको ईमानदार होना पड़ रहा है ना, न चाहते हुए भी आपको ईमानदार होना पड़ रहा है, और आपको जो है सोचता और सत्यनिष्ठा से अपने कार्य को करना पड़ रहा है। ठीक। वैश्विक मानदंडों के अनुपालन की अनिवार्यता, वर्तमान में भारत भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। ठीक है। इस संदर्भ में भारत सहित तीसरी दुनिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने भी प्रशासन में नैतिकता का समावेशन करने पर बल दिया है। वैश्विक संवैधानिकता के दौर में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और मानकों का अनुपालन करने की अनिवार्यता भी लोक प्रशासन में सदाचार एवं मूल्यों की स्थापना हेतु बाध्यकारी है। इसको समझिए क्या मतलब है। हमने क्या किया है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां उस पर सिग्नेचर कर रखा है। ऐसे में वैश्विक संवैधानिकता क्या है कि हम ऐसे में हमें अपने यहाँ पर इस चीजों को, अब नैतिक मूल्यों को अपने प्रशासन में लागू करना पड़ेगा। साथ साथ हमने क्या किया हुआ है, वैश्विक संवैधानिकता क्या होती है, वैश्विक संवैधानिकता मानवतावाद। ठीक है। मानवतावाद जो कि क्या कहते हैं कि पूरे विश्व के मानव को एक मानते हैं, तो उनके कल्याण के लिए भी हमने कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन कर रखे हैं। ऐसे में जब तक हमारी लोक सेवा क्या होती है, नीति नैतिक रूप से सक्षम नहीं हो जाती है या उसके अंदर नैतिक गुण नहीं होते हैं, हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो विश्व संविधानवाद कहता है कि विश्व में जो हम भारत के नागरिक नहीं, मानव होने के नाते आप विश्व के नागरिक हो, तो इसको इसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने लोक सेवा को भी मजबूत करना पड़ेगा और साथ साथ दक्ष बनाना होगा और नैतिक रूप से सशक्त बनाना होगा। ठीक है। 78 क्वेश्चन है जनरल कैटेगरी में। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी दीपक कुमार, जहां तक मुझे पता। देखिए ज्यादा नेट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक लगता है मुझे, एक बार पता कर लीजिएगा, मुझे जानकारी उस चीज की नहीं है कि जॉब करते वक्त जीआरएफ मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि एक तरफ से अगर आप लाभ ले रहे हैं तो शायद नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा कंफर्म नहीं है। 78 क्वेश्चन आकाश पांडे जनरल कैटेगरी में। बाउंड्री है, संभावना है, दोनों चीज है आपके पास। संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारे जो संवैधानिक उद्देश्य हैं, क्या है हमारे संवैधानिक उद्देश्य, भाई यही ना, समता, समानता, ये सारी चीजों को जो प्राप्त करने के लिए संविधान जो जन कल्याण उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सिविल सेवकों की, जिससे मैंने बताया। सिविल सेवक नीतियों के योजना और क्रियान्वयन करने वाली प्रमुख पूंजी है। अब बता दिया मैंने, अच्छी से अच्छी योजना सफल नहीं हो सकती यदि उसे लागू करने वाले लोग भ्रष्टाचारी व मूल्यहीन होंगे। अतः भारतीय संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों में सदाचार और मूल्यों का समावेशन आवश्यक है। ठीक है। इसलिए जैसा मैंने बताया, जैसे जो जन कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, चाहे कोई से भी मान लीजिए आप, चाहे डीपीएसपी में जो दिए गए हैं प्रावधान, उनके लिए जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं बहुत सारी। अब उसको लागू करना किसका काम है भाई, आपकी लोक सेवा का। और वो क्या है, भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। तो क्या हम संविधान में जो उद्देश्य दिए गए हैं जन कल्याण के लिए, तो हम प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी नैतिक मूल्यों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है प्रशासन। लोक सेवकों के प्रशिक्षण में नैतिकता प्रशिक्षण के उद्देश्यों में आवश्यकता है। क्यों जरूरत है नैतिकता प्रशिक्षण की, अभी तक तो सिर्फ नैतिकता पढ़ाई जा रही है, आने वाले समय में क्या किया जाएगा, इसको एक नैतिक प्रशिक्षण के रूप में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि हालांकि कहीं कहीं ये अभी आपको ट्रेनिंग के दौरान भी देखने को मिलती है। फटाफट देखेंगे थोड़ा सा। तो लोक सेवकों या प्रशासकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में नैतिकता प्रशिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित है। पदों एवं शक्ति का दुरुपयोग कम करने के लिए, भाई अगर आप नैतिक होंगे तो अपने पद की और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे। कर्तव्य परायणता में वृद्धि करने के लिए, अगर आप क्या कहते हैं नैतिक रूप से सक्षम होंगे, प्रशिक्षण देकर आपके अंदर नैतिकता भर दी जाएगी,
वैसे हालांकि नैतिकता भरी नहीं जाती, नैतिकता खुद भी होती, लेकिन माना जाता है कि कुछ मूल्यों का विकास भी समय के साथ हो जाता है, किया जा सकता है। और ऐसा प्रशिक्षण के माध्यम से करते हैं तो आप क्या करोगे, अपने कर्तव्य परायण हो जाओगे, जो आपको कर्तव्य दिए जाएंगे उनको करोगे। आदर्श प्रशासन की प्राप्ति होगी। प्रशासन जिन उद्देश्यों से लोक प्रशासन की स्थापना की गई थी वो आदर्श प्रशासन हम प्राप्त कर लेंगे अगर नैतिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो। भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जब भ्रष्टाचार नहीं करोगे, आप ईमानदारी और शुचिता जैसे तत्व तो आपके अंदर समाहित हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार से आप दूर होंगे। प्रशासन में नागरिकों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये भी क्या करते हैं, हटाओ यार वहां तो 1 रुपया दिए बिना काम नहीं होता है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना वो बदलेगा अगर आप नैतिक रूप से प्रशिक्षण लोक सेवकों को देते हो और प्रशासन में नैतिकता बढ़ती है तो। ठीक है, प्रशासन को अधिक संवेदनशील बनाया अगर करुणा जैसे भाव, ठीक है, सत्यनिष्ठा जैसे भाव, ठीक है, और तदानुभूति जैसे भाव, मौलिक मूल्य जो है अगर आप में विकसित हो जाते हैं तो प्रशासन कैसा होगा, संवेदनशील होगा। अभी क्या है, बहुत ही असंवेदनशीलता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोक सेवक उसी चीजों की सहायता करते हैं जो मजबूरी से ऊपर से ऑर्डर आता है करने को तो ही करते हैं। तो अभी अपने आप वाला जो कंसेप्ट है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो अगर हम प्रशिक्षण के माध्यम से लोक सेवकों को नैतिक रूप से प्रशिक्षित करते हैं तो जाहिर सी बात है ना, प्रशासन क्या करेगा, संवेदनशील बन जाएगा। प्रशासन में निष्पक्षता गैर तरफदारी की स्थापना होगी। निष्पक्षता और गैर तरफदारी, निष्पक्षता मतलब आप निष्पक्ष होकर किसी भी कार्य को करते हैं, आपको ये मतलब नहीं होती है कि किसकी सरकार है या आदमी ऊपर है कि नीचे है, गरीब है क्या है, ठीक है। तो इस चीज का नहीं देखते हो आप कि आदमी गरीब है कि अमीर है, आप अपनी जो सेवाएं होती हैं जन कल्याण की सबको देते हो। गैर तरफदारी मतलब आप किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते हो, आप एक संविधान के लिए कार्य करते हो। इन चीजों का भी बढ़ावा मिलेगा नैतिक प्रशिक्षण के माध्यम से। 310 ओनली, 310 वाली जो वीडियो है मेरी, मैंने कल बनाई थी। आज मुझे थोड़ी जानकारी मिली कि उसमें 20 सीटें और हो गई, 330 के आसपास सीटें हो गई आकाश पांडे, ठीक है, 330 एग्जीक्यूटिव की सीट, इसी पर रिजल्ट आएगा आपका 330 पे। प्रत्येक लोक सेवक के नैतिक मानदंडों को परिभाषित करने और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर उत्तरदायित्व आरोपित करने की वर्धित आवश्यकता के संदर्भ में ये आवश्यक है। इसके लिए नैतिक मानदंडों को बढ़ाने के लिए और वो अपने काम में प्रोफेशनल हो जाए, इन सब चीजों के लिए भी नैतिकता आवश्यक होती है। एक बार लाइक और शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दें प्लीज। सर लास्ट ईयर यूवीएस रिविजन था, हाँ बिल्कुल था, कब पिछली बार था 2019 से लागू है, ठीक है। संवैधानिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, आवश्यक नागरिक अधिकारों आदि को कार्य रूप में परिणित करने हेतु जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, क्या है, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, ये जो है सब चीजें जो हैं इसको लागू अगर हमें करना है तो प्रशासन को हम नैतिक रूप से प्रशिक्षित करके ये चीजों को हम लागू कर सकते हैं। मंत्रालय एवं विभागों की कार्यशैली में सुधार करने और साथ ही साथ सरकारी प्रशासनिक प्रणाली के प्रदर्शन को नियंत्रित करने में भी ये सहायक होगा अगर हमारे पास एक नैतिक रूप से प्रशिक्षित लोक सेवा होगी तो। और प्रशिक्षण के माध्यम से अगर आप नैतिक मूल्यों का विकास लोक सेवा में कर ले जाते हैं तो। देखिए बैच कोर्सेज की बात करें तो वीर नामक एक बैच 29 नवंबर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरू हो चुका है, हो रहा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको रेफरल कोड, मेरा कोड PS10 यूज करना है, आप लोग को 10% डिस्काउंट और जो भी ऑफर होंगे मिल जाएंगे, मुझे कुछ क्रेडिट्स। बच्चों में जो कंफ्यूजन होता है अपर लोअर आरओ यूपीएसआई यूपी लेखपाल बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलग अलग एडमिशन लेना होगा सबके लिए, तो मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फीस की अगर हम जहां तक बात करते हैं तो 24 महीने की फीस 12,240 रुपए, 510 रुपए महीने में इसको प्राप्त कर सकते हैं आप। और 12 महीने की फीस जो है 8,415 रुपए, 701 रुपए महीने प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने की प्राप्त कर सकते हैं। इस पर 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड है PS10 कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, मंथली पेमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार यूपी के लिए, आप दोनों की तैयारी साथ कर सकते हैं, 6 महीने 12 महीने कोर्स लेके। मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप यहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हैं। वक्फ बाउंड्री कार्यक्रम के तहत किसी वीडियो पे कोई इशू है, कोई शिकायत है, आप इसकी शिकायत अनअकैडमी पे कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर आपको उचित इनाम दिया जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में नीति शास्त्र में मूल्यों के पतन का क्या कारण क्या है? क्यों गिर रहा है लोक प्रशासन की नैतिकता? फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो मानव जीवन में संपूर्ण पक्ष या सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक आदि संबंधित समय में लोक प्रशासन में नैतिकता एवं मूल्य के पतन के लिए उत्तरदायी है। ध्यान दीजिए, संक्षिप्त में हम सबको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा कारण क्या है? भौतिकवाद का प्रसार। क्या है?
देखिए, विज्ञान और तकनीकी विकास ने आज मानव की सुविधाओं भोगी बना दिया है। रहन-सहन से लेके खान-पान, संचार, परिवहन, वो सब क्या है बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जिससे हो क्या रहा है कि हमें अधिक लालसा हो रही है भौतिक सुखों को पाने की। और भौतिक सुख कैसे मिलते हैं? पैसे से। पैसा कैसे मिलेगा? सामान्य तरीके से सैलरी मिलेगी नहीं उतनी कि आप इतना कुछ कर पाओ। अब आपका हर महीने मन करता है कि मैं लंदन इधर-उधर घूम लूँ, ठीक है? आपको सरकारी एसडीएम मान लो 5400 ग्रेड पे के अधिकारी हो, इतनी सैलरी मिलेगी नहीं। घूम कैसे पाओगे? फिर दूसरा वाला तरीका अपनाना पड़ेगा ना आपको। तो भौतिकवाद का प्रसार जो है, ये सबसे बड़ा कारण है किस चीज़ का? लोक प्रशासन में नीति शास्त्र के मूल्यों का पतन का। ठीक? ये मैंने बता दिया संक्षिप्त में, बात वही है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लोक दूसरा है प्रशासन के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र। ये कैसे कैसे भई वो कर रहा है प्रभावित? प्रशासन का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ था। आर्थिक मंदी, आर्थिक नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था के कारण प्रशासन के कार्यक्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कार्यक्षेत्र में इस वृद्धि ने प्रशासनिक अधिकारियों को उनके स्वविवेक शक्तियों प्रदान की, जैसे परमिट, लाइसेंस आदि। विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर करोड़ों रुपए लोक सेवकों के माध्यम से खर्च होता है। तो करोड़ों रुपए में से थोड़ा सा इधर उधर। अब आकाश पांडे को एसडीएम का एग्जाम्पल देते सीट पूछने लगे तो 52, 52 या 55 ऐसी है, ठीक है? ठीक है आकाश पांडे। और भी पद हैं, सिर्फ एसडीएम में नहीं है व्यवस्था, आरटीओ आरटीओ भी है, डिप्टी एसपी, हर ठीक, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है? इसको आप लोग को नेगेटिव एग्जाम्पल लिखना है। मैं एग्जाम्पल अगर दे रहा हूँ तो नेगेटिव एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल दीजिए, उसको अपने अंदर उतारना नहीं है भाई, ठीक है? हाँ, अभी तो ये हाल है सर, जब सबके सब नौकरी बचाने कर पीट रहे हैं, जो ऑर्डर मिला बस उतना पूरा हो जाए। नहीं, होना भी यही चाहिए। अगर आप लोक सेवक हैं तो आपको जो सरकारी ऑर्डर मिल रहे हैं आपको उसको फॉलो करना ही चाहिए। यही आपका काम है। सर क्या 2030 में भी काफ़ी सीट्स होंगी या फिर अभी उसके बारे में थोड़ा सा वेट करें आकाश, थोड़ा सा वेट करें उसके बारे में, ठीक है? थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, पहले इसका आने दिए तब उसका आइडिया लगेगा। इन कार्यों ने लोक सेवकों को अनेक नैतिक नियमों के उल्लंघन करने का और पद के दुरुपयोग का अवसर दे दिया। जब आपके पास ज्यादा शक्ति आ जाएंगी लाइसेंस परमिट जारी करने का, तो आप क्या करोगे? इतनी आसानी से तो करोगे नहीं। फिर उसके एवज में आप क्या चाहोगे कि कुछ आए, और उसी आने की लालसा में लगातार जो है आपकी जो वो है लालच बढ़ता चला जाएगा। नौकरशाही और लाल फीताशाही की प्रकृति। लाल फीताशाही क्या होती है? शाब्दिक रूप में समझ लीजिए, जो फाइलों पे लाल रंग की पट्टी बंधी रहती है, देखते हो गया सरकारी फाइलों पे, उसी को नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज किया गया, लाल फीताशाही। उसका मतलब ये था कि फाइलों पे लाल धागा, लाल पट्टी बांधने का मतलब, लाल फीता बांधने का मतलब है एक बार बंध गया तो खुलेगा ही नहीं। और खुलेगा कैसे? उसका तरीका आप लोग जानते हैं कैसे खुलता है, फाइल ऊपर जाने नीचे आने का, जल्दी जल्दी काम कराने का। तो नौकरशाही, नौकरशाही भी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। नौकर और शाही दो शब्द एक साथ नहीं हो सकते ना। शाही मतलब एक राजसी फीलिंग आ रही है, नौकर मतलब नौकर, तो नौकर आपको सरकारी नौकर, सेवा करने के लिए जनता की, और आप उसके साथ शाही शब्द लगा रहे हो। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ना नौकरशाही और लाल फीता शाही वाली, वो क्या करती हैं? बढ़ती हैं। इसके बढ़ने के पीछे ये जो बढ़ गया है कि आप अपने आप को सेवक की जगह, नौकर की जगह सेवक समझ रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, आपने नैतिक मूल्यों का क्या हुआ है? पतन हुआ है, और इसी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है? तो फटाफट देख लीजिए एक बार। इसमें प्रवृत्ति ने भारतीय प्रशासन को शीघ्र कार्य करने के लिए घूस को बढ़ावा दिया है। अधिकांश व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों को विलंबकारी प्रक्रिया के कारण ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि उनका कार्य समय पर तभी संभव है जब वो इसके लिए क्या करेंगे? घूस देंगे, अन्यथा उनका कार्य भोले राम के जीव की तरह अटक सकता है, ठीक है? ये समस्या आ जाती है। आर्थिक असमानता, बढ़ती हुई महंगाई। बढ़ती हुई आर्थिक समस्याएं, महंगाई, कम वेतन, वेतनमान में विषमता आदि को लेकर भी त्रस्त रहते हैं। अतः सीमित आय से अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं और अनैतिक कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। जाहिर सी बात है, सैलरी इतनी कम होती है और कार्य इतने ज्यादा होते हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? और जैसे कि किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी ही आ जाए, ठीक है, वो अब वो जाएगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अच्छा सा, और वहां पर क्या होता है, बहुत महंगे महंगे उपकरण और बहुत महंगी दवाइयां आती हैं, बिल बनता है 5 लाख रुपए का, ठीक? अब आपको सरकार में रिफंड चाहिए तो आपको बिल लगा देंगे, आपको रिफंड आता है, लेकिन रिफंड किस रेट पे आता है? पीजीआई, पीजीआई की रेट पे, यानी कि सरकारी रेट पे उसका आधे से भी कम हो जाता है। वो भी तब निकलेगा जब उसके लिए आप घूस दोगे, तभी निकलेगा, ठीक है? तो आप लगाए हो 5 लाख खर्चा, मिला कितना आपको? 1.5 पौने 2 लाख रुपया, ठीक है? उस पर भी 20-30 हजार रुपये देना पड़ गया आपको। तो ये जो मार्जिन है, उस मार्जिन को कैसे पाटेगा एक अधिकारी? इस वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो भ्रष्टाचार और ये अनियमितता बढ़ रही है।
उद्योगपतियों और लोक सेवकों के मध्य बढ़ता गठजोड़। ठीक, औद्योगिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने लोक सेवकों को अनेक अनैतिक रास्ते दिखाए। उद्योगपतियों और व्यापारिक वर्ग में अपने व्यवसाय उद्योगों को नित्य नई सुविधा चाहने के एवज में अनेकों अनेक उपाय से लोक सेवकों को प्रभावित करने की इच्छा शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। ये वर्ग शासकीय कर्मचारियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए धन या अन्य लाभ देते हैं। जानते हैं आप लोग, आप मान लीजिए हो गए कोई बड़े बड़े क्या कहते हैं कि जो व्यापारी वर्ग होंगे आपके संपर्क में आएंगे अपने काम को निकलवाने के लिए, और काम निकलवाने के लिए आप पे दबाव डालेंगे। कैसा दबाव? वही नहीं, गोली वोली मार देंगे। दूसरा वाला दबाव, दूसरा दबाव क्या होता है आपको पता है, वो भारी दबाव होता है। ठीक है, तो वो दबाव देते ही आप दबाव में आ जाते हैं और आप उनका काम करना शुरू करते हैं। ये कब होता है? जब गठजोड़ बढ़ता जाता है। इस गठजोड़ को भी तोड़ने की आवश्यकता है। और ये कब टूटेगा? जब लोक सेवक नैतिक रूप से, नैतिक मूल्यों से भरे हुए होंगे। तो प्रशिक्षण के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? इस गठजोड़ को तोड़ सकते हैं। नियंत्रण प्रणाली की खामियां। प्रशासनिक कार्यों में नैतिक सहमति समाहित करने तथा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रशासन में नियंत्रण प्रणाली के रूप में अनेक संस्थाएं व कानून विद्यमान है, जैसे आचार संहिता, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मंत्रालय विभाग स्तर पर सतर्कता समितियां, लोक सेवाओं में आचरण और विभिन्न नियम कानून आदि। लेकिन क्या है, ये इतनी प्रभावी नहीं है। ठीक है, अब आप देखो लोकपाल भारत में बना दिए गए। ठीक है, 2013 में बन गए। आपको पता है उनके नाम के अलावा कुछ और करते हैं वो? खादी के मलमल में कुछ चुप साट काट कर डाली रंगा। हिंदी साहित्य के स्टूडेंट लग रहे हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या है, लोकपाल बन गए, बस सबको नाम पता, पिनाकी चंद्र घोष बन गए। कोई एक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। भ्रष्टाचार क्या रुक गया भारत में उसके बनने के बाद? नहीं। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ पर नियंत्रण प्रणालियों में बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है, इस खामियों का भी लाभ उठा के क्या कहते हैं कि लोक सेवक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये तभी रुक पाएगा जब क्या होगा, जब आप इनको इसके अंदर मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट कर पाएंगे तभी। स्थापना के उपाय भी है, फटाफट देख लेंगे जल्दी क्या क्या है स्थापना के उपाय। तो इसको हेडिंग देखते समझाते चला जाता हूँ। ठीक है, टाइम काफी हो गया है ज्यादा। विद्यमान नियमों और कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन। जो नियम कानून बने हैं, देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि नियम नहीं है, बहुत सारे नियम है। भ्रष्टाचार निवारण लेके सीबीसी तक के लिए विशल ब्लोअर आ गया एक्ट, उसके अलावा लोकपाल एक्ट आ गया, लोकपाल बन भी गया। तो ये जितने सारे नियम बने हैं ना, इनके हम अगर प्रभावी क्रियान्वयन करें, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अगर हम इसका प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं तो क्या होगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का स्थापना कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से बोल दो कि आप नैतिक हो जाओ, हो जाएगा नैतिक, लेकिन उसके पास इतनी मजबूरी और ऑप्शन होगा कि वो तुरंत अनैतिक हो जाएगा। तो हम सिर्फ नैतिकता के पक्ष के आधार पर ही सोचें कि भ्रष्टाचार रुक जाए, नहीं रुकेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो नियम कानूनों से सख्त करने पड़ेंगे और प्रभावी बनाने पड़ेंगे। शिक्षा पद्धति में सुधार हमें करना पड़ेगा। लोक प्रशासन नीति शास्त्र और मूल्यों की स्थापना के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति का सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। शिक्षा पद्धति में बचपन से ही जो है हमें इन नैतिक पक्षों को जो है सिखाया जाना चाहिए। हालांकि सिखाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड है कि आपको पढ़ लो, याद कर लो और एग्जाम में लिखाओ, पास हो जाओ। हमें उससे आगे बढ़कर बच्चों में बचपन से ही क्या करना पड़ेगा, नैतिक पक्ष को मजबूत करना पड़ेगा। मीडिया की सकारात्मक भूमिका। आप देखोगे नेगेटिव कवरेज बहुत ज्यादा मीडिया में होती है। ठीक है, और अच्छी चीजों को मीडिया दरकिनार कर देती है, क्योंकि टीआरपी वाला चक्कर रहता है वहां पर। कोई बताया कि ये बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कहते हैं कितने लोगों का भला कर दिया, 2 लोग देखेंगे। ठीक, अब यहीं पर क्या कहते हैं कि वो बताने लगे कि इस आईएएस के घर पे करोड़ों का छापा, गिन नहीं पा रही मशीनें। तो फिर देखिए क्या भयंकर टीआरपी आती है। तो ये नकारात्मक भूमिका जो है बदलनी पड़ेगी मीडिया की। प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। प्रशासनिक पारदर्शिता धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, चाहे नागरिक घोषणा पत्र हो, इन माध्यमों से बढ़ रही है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा और जरूरत है, क्योंकि अभी भी क्या है, ये एक जन जागरूकता के अभाव में अभी भी सिर्फ एक कानून बन के रह गए हैं। इनका व्यापक लाभ अभी तक लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए क्या है तरीका, हमें अपने कानूनों को मजबूत करना होगा, साथ साथ प्रशासन के नैतिक पक्ष को जो है मजबूत करना पड़ेगा। प्रचार प्रसार के माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई आपके पास सूचना का अधिकार है। अब जनता जो गरीब है वो सूचना का अधिकार थोड़ी ना इस्तेमाल कर रही। सूचना का अधिकार कौन इस्तेमाल कर रहा है, एडवोकेट्स कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट कर रहे हैं, वो बस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दबाव देने के लिए अधिकारियों पर। तो वो नहीं होना चाहिए। सही चीज का सही इस्तेमाल सही जगह पर होना जरूरी है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, सबसे बड़ी कमी यहाँ पे भी है। जब भ्रष्ट राजनीति, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुन के अगर आपके आपके ऊपर आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो क्या होगा, जिस प्रकृति के वो होंगे, और अगर आप नहीं भी हैं, भ्रष्टाचारी ईमानदार एक अधिकारी हैं, तो ऊपर से इतना दबाव होगा कि आपको ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपने सोचे ना हो। क्योंकि आपको पता है अगर मैंने ये सब नहीं किया
तो या तो मैं सस्पेंड या ट्रांसफर मेरा हो जाएगा, या फिर मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अशोक खेमका हो गए, ठाकुर हो गए जो अभी आईपीएस है एक। तो ये सब चीज़ें जो है अब हमें नहीं पता वो हैं कि नहीं, लेकिन आपने देखा होगा लगातार ट्रांसफर होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन इस चीज़ों पे आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, चुनाव प्रक्रिया में जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक क्या होगा, ये चीज़ें आसानी से नहीं बदल पाएँगी। लाल फीताशाही और नौकरशाही की प्रवृत्तियों पर अंकुश मैंने बता चुका हूँ उसके बारे में। जब तक इस संदर्भ में अंकुश नहीं लगेगा, तब तक क्या होगा, पढ़ने का मुश्किल है। 100% 80% तो जनरल का हो रहा है मोहित, एससी तो हो ही जाएगा। 100% तैयारी कीजिए बिना देर के। संरचनात्मक उपाय कैसे? भारत में भ्रष्टाचार निवारण एवं जन शिकायत निवारण के हेतु गठित संस्थाओं में जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सत्ता ब्यूरो, लोक शिकायत निदेशालय, मंत्रालय आदि जो बनाई गई चीजें हैं, इनको क्या करना चाहिए, हमें मजबूत करना चाहिए। ठीक है, इनको मजबूत करना चाहिए और इनके माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार रोककर, ईमानदारी, भाई भतीजावाद रोककर हम क्या कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। हृदय परिवर्तन, गांधी जी वाला फैक्टर तरीका, कि आप जो है ऐसे ही क्या कहते हैं, सम्मेलन संगोष्ठियां आयोजित कराइए। ठीक है, प्रशासन के अंदर उनका हृदय परिवर्तन कीजिए कि भाई देखो ऐसा है, देश तुम्हारा है, जनता भी तुम्हारी ही है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, तुम ही ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम जो है समाज के लिए कार्य करो, अपने लिए कार्य मत करो। तो एक दो लोग का तो हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा। तो एक ये भी मतलब है, और होना ज्यादा लोग को चाहिए। तो हृदय परिवर्तन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, हम नैतिक मूल्यों की स्थापना लोक प्रशासन में कर सकते हैं। अन्य उपाय भी हैं, देशभक्ति की भावना को विकास करना, स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रेस की सक्रियता के माध्यम से, आर्थिक विषमताओं को दूर करके हम सैलरी वैलरी बढ़ा दें, कुछ इंसेंटिव्स लगा दें, भावी प्रशासकों को ट्रेनिंग देके, जैसे आप लोग भावी प्रशासक हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, जीएस पेपर 4 पढ़ रहे हो, पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आ ही जाएगा ना। तो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। लोक सेवकों में परानुभूति के भाव को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए परानुभूति क्या होता है, एक होता है सहानुभूति। सहानुभूति में सिर्फ आप उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, अरे यार बड़ा गलत हो गया तुम्हारे साथ। लेकिन जब परानुभूति, तदानुभूति का मतलब होता है आप जितने दर्द में सामने वाला उस दर्द को उतना ही महसूस करो, उसे क्या कहते हैं, परानुभूति। ठीक है, मूल रूप से ईश्वर का अंश है मानो, इसलिए इसमें ईश्वरीय गुण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लोक प्रशासकों के लिए आचार संहिता का निर्माण कर उसका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए, और निर्माण करने के साथ साथ उसका पालन भी सुनिश्चित, ऐसे नहीं सिर्फ बना दो आचार संहिताएं टूटती चली जा रही है, तो संहिताएं बने भी और उनका पालन भी हो। इस माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, मोरलिटी को डेवलप कर सकते हैं। कहां पर, लोक प्रशासन में। डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस पारदर्शिता को बढ़ाती है, इन चीजों को भी आप करके कर सकते हैं। उपरोक्त उपायों द्वारा लोक प्रशासन में नैतिकता एवं मूल्यों को समाहित करने संबंधी प्रयास जो है किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को सेशन में जुड़ने के लिए। आप लोग जो है ये फ्री क्लासेस जो है डेली करंट अफेयर की अनअकैडमी ऐप पर आती हैं 6:45 PM पर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, और इस क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट, और साथ में अनलॉक कोड के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 6:45 PM पे स्पेशल सेशन, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे आता है, जो कि पूरी तरीके से फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करके आप जो है यहाँ से PDF नोट्स वगैरह सारी चीजें और क्लासेस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को इस रिवीजन सेशन में जुड़ने के लिए। आप लोग इस रिवीजन सेशन को रेगुलर करें, 3 दिन लगातार रिवीजन सेशन चलता रहेगा हम लोगों का, और उसके बाद फिर रेगुलर जो क्लासेस हैं, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा। और उसके बाद ये क्लासेस, इस क्लासेस की टाइमिंग डेली कितनी, 8 PM पे क्लासेस आती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम पूरी तरीके से PCS 21 से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड है PS10, इसका यूज करके 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।